आज हम लोग इन दिस माइंड मैप सीरीज कवर करने वाले हैं चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन को। इस गेट को पर्टिकुलरली क्या कहा जाता है? हाइलम कहा जाता है, जिसके नंबर 5 होती हैं, L1, L2, L3, L4, L5। एक वेंट्रिकल एक हार्ट बीट के दौरान 70 ml ब्लड पंप करता है। 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट यानी NaCl यहीं रीअब्सॉर्ब हो जाता है और बाइकार्बोनेट यहीं रीअब्सॉर्ब हो जाता है। बहुत सारा पानी आ रहा है तो ब्लड में वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो ब्लड तेजी से भागने लग जाएगा, पीछे से पानी भी धक्का लगा रहा है। तो आपने एक आर्टरी क्यों नहीं, इसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो आपका इस ब्लड प्रेशर को और मॉनिटर करके आपने यहाँ डाल दिया। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। आज हम लोग इन दिस माइंड मैप सीरीज कवर करने वाले हैं चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन को। अभी तक हम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिस्कशंस कर चुके हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कशंस कर चुके हैं। नाउ इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आपको पता है कि हमारे हर सेल को खाने पीने का मटेरियल चाहिए, यानी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और उन न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी निकालने के लिए हमारे हर सेल को ऑक्सीजन भी चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, जब हमारे सेल्स एनर्जी बना रहे होते हैं, जब हमारे सेल्स अलग अलग प्रकार के मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इन सेल्स में काफी सारे वेस्ट भी जनरेट होते हैं। यहां पर CO2 भी बनती है, जो कि आप रेस्पिरेशन के थ्रू, एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं, या आप पर्टिकुलरली कह सकते हैं कि एक्सपिरेशन प्रोसेस, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सक्रीशन, जहां पर आप CO2 को बाहर निकाल रहे हैं वाया योर रेस्पिरेटरी पाथवे। तो आप एक्सपिरेशन से CO2 को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो आपके सेल के अंदर बनते हैं, जो आपके सेल के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हैं। और उन्हीं टॉक्सिक प्रोडक्ट्स में से एक ऐसी कैटेगरी है जिसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, जिन्हें कहा जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी ऐसे वेस्ट जो कि आपके सेल के किसी काम के नहीं है और उनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट जो है आपका यूरिया है, उन ऑर्गेनिजम्स को यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, सिंस वो यूरिया एक्सक्रीट करेंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें नाइट्रोजन वेस्ट जो है ये आपका अमोनिया है, उन्हें अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। और जिनमें यूरिक एसिड है नाइट्रोजनस वेस्ट, उन्हें यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट किस तरीके से एक्सक्रीट किए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और हमारे पूरे के पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम लोग देखने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, यानी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन से बन रहे हैं, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे सेल में बने, जो कि टॉक्सिक है, जो कि हमारे सेल को रिक्वायर्ड नहीं है, इसीलिए इनको कहा एक्सक्रीटरी, यानी इनको आप एक्सक्रीट कर सकते हैं, सेल में इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको क्या करना है? इनको एलिमिनेट करना है। आपको क्या करना है? इन्हें अपने सेल से निकाल करके, अपनी बॉडी से निकाल करके बाहर फेंक देना है। तो यहां पर हम इस टॉपिक में एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तो अगर आप देखें, एनिमल्स में अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजनस वेस्ट पाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको 3 सबसे मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट बताए, आपका यूरिया, अमोनिया एज वेल एज यूरिक एसिड। इसके अलावा मेटाबॉलिक रिएक्शन से आपका CO2 भी बनता है, जब अलग अलग न्यूट्रिएंट्स टूटते हैं तो CO2 बनता है। उसके अलावा आपका वाटर भी बनता है एज अ प्रोडक्ट। अगर आप लेट्स से ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन की बात करें, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो CO2 और वाटर बनेगा। तो CO2 इज ऑल्सो एक्सक्रीटरी, एंड वाटर भी जो है ये भी आप अपने यूरिन के थ्रू बाहर निकालते हैं, यानी एक्सेस वाटर भी आपकी बॉडी को नहीं चाहिए। जितना आपकी बॉडी के लिए जरूरी है उतना पानी तो अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर जो पानी आता है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू यूरिनेशन। उसके अलावा आपकी बॉडी में, आपके सेल्स में अलग अलग आयंस हैं। फॉर एग्जांपल, पॉजिटिव चार्ज आयंस जिनको कैटायन कहा जाता है, सोडियम पोटेशियम, और आपका क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस या फॉस्फेट, ये आपके नेगेटिव आयंस हैं जिनको एनायंस कहा जाता है। तो ये हमारी बॉडी में 2 तरीके से आते हैं, या तो हम एक्सेस इंजेशन कर लें, यानी हम खा ही ज्यादा लें तो हमारी बॉडी में ज्यादा मटेरियल आ जाएंगे जिनको एक्सक्रीट भी करना है। और दूसरा, हमारे सेल्स में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, इनसे भी ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो हमको इनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना होगा, या तो कंप्लीटली या फिर पार्शियली। भाई, कोई ऐसा मटेरियल है जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है तो उसको आपको कंप्लीटली अपनी बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि आपके पार्टली ही आप बाहर निकालते हैं, थोड़ा बहुत उनका अमाउंट जो है आप अपनी बॉडी में जानबूझ के रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यूरिया, तो यूरिया उतना ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता, तो यूरिया को जो है आप ऑस्मोलैरिटी मेंटेनेंस के लिए जानबूझ के अपनी किडनीज में थोड़े बहुत अमाउंट में रख सकते हैं। तो यूरिया जो है उसको आप चाहे तो कंप्लीटली रिमूव नहीं भी कर सकते, उसका 1-आधा% आप अपनी बॉडी में, अपनी किडनी में रख सकते हैं। तो दीज थिंग्स कैन बी पार्टली रिमूव्ड। जैसे कि आपका पानी है, आप सारा पानी तो बाहर नहीं निकाल देते,
कुछ पानी आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड है, उसको आप रिटेन कर लेते हैं, बचे हुए पानी को आप निकाल देते हैं। और कुछ ऐसी चीज है जिनको टोटली आपकी बॉडी से निकलना होता है, सिंस दे आर वेरी वेरी टॉक्सिक। तो इस चैप्टर में हमारा जो मेजर फोकस है वो नाइट्रोजनस वेस्ट के ऊपर है। तो मेरे दोस्त 3 प्रकार के मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो जो आपका अमोनिया है इसकी टॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा है, और जो यूरिक एसिड है इसकी टॉक्सिसिटी सबसे कम है। तो बचा आपका यूरिया, इसकी टॉक्सिसिटी क्या है आपकी, मीडियम है, मीडियोकर है। तो मेरे दोस्त अमोनिया जो है इसकी टॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा है। तो कौन से एनिमल्स अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे? यूजुअली वो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं जिनके आसपास खूब सारा पानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म जो पानी में प्रेजेंट है वो अमोनिया ही एक्सक्रीट करेगा, जरूरी नहीं है, लेकिन जो अमोनिया एक्सक्रीट करेगा वो पानी के आसपास पाया जाना चाहिए। क्योंकि अमोनिया इतना टॉक्सिक है कि अगर समझ लीजिए मैंने अमोनिया एक्सक्रीट किया और किसी और एनिमल के वो कांटेक्ट में आ गया तो उस एनिमल की जान भी जा सकती है, इतना टॉक्सिक है। तो इस अमोनिया को पानी में रिलीज करना पड़ता है, जिससे आसपास के पानी में घुल करके, क्योंकि ये हाईली सॉल्युबल होता है, तो घुल करके क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, डाइल्यूट हो जाए, जिससे आसपास के एनिमल्स को फर्क ना पड़े। और जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं ऑब्वियसली उनके पास कम पानी है, अब मेरे आसपास पानी नहीं है, तो हमारा जो एक्सक्रीटरी मैटर होगा वो इस तरीके से बना हुआ होना चाहिए कि इसको रिलीज करने में कम से कम पानी की आवश्यकता हो, यानी सूखा मैटर जो है थोड़ा बहुत पानी की क्वांटिटी के साथ आप लोग क्या कर पाए, एक्सक्रीट कर पाए। जैसे जो यूरिया है ये आपका बहुत कम पानी रिक्वायर करता है फॉर एक्सक्रीशन, और जो यूरिक एसिड है ये तो और कम पानी रिक्वायर करता है क्योंकि ये टॉक्सिक है ही नहीं, बहुत कम इसकी टॉक्सिसिटी है। तो डायरेक्टली सूखा सूखा पेस्ट या पैलेट भी आप किसी के ऊपर कर सकते हैं, यानी कि अगर चिड़िया है उसने आपको देख लिया कि तैयार होकर कहीं जा रहा है बंदा सुबह सुबह, तो फटाफट आकर के तुम्हारी शर्ट के ऊपर जो है थोड़ा सा प्रसाद छोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरा जो ये मटेरियल है इट इज नॉन टॉक्सिक, सामने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ कपड़े गंदे हो जाएंगे, दाग अच्छे हैं, इतने भी अच्छे नहीं है कि चिड़िया का यूरिक एसिड हम लोग अपनी शर्ट पे लेकर के घूमे मेरे दोस्त। तो यहां पर इसकी टॉक्सिसिटी कम है, इट रिक्वायर लीस्ट वाटर, जबकि अमोनिया जो है इसकी टॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा है, तो इसको खूब सारे पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप देखें तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है अमोनिया, इट इज रेडिली सॉल्युबल, ये बहुत आसानी से सॉल्युबलाइज हो जाता है आसपास के एटमॉस्फेयर में, क्योंकि जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके आसपास पानी है। तो जैसे ही आप अमोनिया रिलीज करेंगे पानी में डिसॉल्व हो जाएगा और डाइल्यूट हो जाएगा, ये कम खतरनाक बच पाएगा। पहले जब इसको रिलीज किया था तो ये बहुत खतरनाक था, इट इज अ वेरी टॉक्सिक प्रोडक्ट, लेकिन पानी में जाने के बाद ये डाइल्यूट हो गया, इसकी खतरनाकी जो है थोड़ी सी कम हो गई। तो ये जनरल बॉडी सरफेस से ही आपका क्या हो जाता है, या अगर मछलियों की बात करें तो ये गिल्स से ही क्या है बाहर निकल जाता है, या जनरल बॉडी से ही बाहर निकल जाता है। किडनी की इसको आवश्यकता नहीं है एक्सक्रीशन के लिए, क्यों? क्योंकि इट इज वेरी सॉल्युबल, ये आसानी से जो है बॉडी से बाहर निकल सकता है बहुत प्यार से, यहां पर किडनीज की आवश्यकता नहीं होती, या आपका अमोनियम आयंस के फॉर्मेट में डिफ्यूजन से ही बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर स्पेशलाइज्ड किडनी की आवश्यकता नहीं है, यहां पर जो जनरल बॉडी सरफेस है या मछलियों के अंदर जो गिल सरफेस है उनसे ही आपका अमोनियम आयन के फॉर्मेट में अमोनिया बाहर निकल जाएगा और पानी में जाकर के वो घुल जाएगा, डाइल्यूट होता हुआ चला जाएगा। तो काफी सारी बोनी फिशेस के अंदर जिनमें बोनी एंडोस्केलेटन है, एक्वेटिक इंसेक्ट यानी ऐसे इंसेक्ट जो पानी में रहते हैं, और एक्वेटिक एम्फीबियंस जो ऑब्वियसली आपके पानी में रहते हैं, तो पानी पानी वर्ड यहां पर बहुत आ रहा है। बोनी फिशेस तो जाहिर सी बात है फिशेस तो पानी में ही रहेंगी, मछली जल की रानी है, और यहां पर बोनी फिशेस का हमने स्पेसिफिकली एग्जांपल लिया है। उसके अलावा एक्वेटिक इंसेक्ट और एक्वेटिक एम्फीबियंस ये जो है आपके क्या करेंगे, ये आपका यूजुअली अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। उसके अलावा यूरिया को अगर आप देखें और यूरिक एसिड को अगर आप देखें तो ये एक्सक्रीट किए जाते हैं यूजुअली बाय लैंड एनिमल्स, वाटर वाले भी कर सकते हैं पर यूजुअली बाय लैंड एनिमल्स टू सेव वाटर। जैसे अगर आप यूरिया की बात करें तो मैनी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड मैराइन फिशेस। अब बोनी फिशेस तो यहां पर आपका अमोनिया एक्सक्रीट कर रही हैं, तो यहां पर कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं, मैराइन फिशेस खारे पानी में रहने वाली, वो आपकी यूरिया भी एक्सक्रीट कर सकती हैं। और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जो लैंड पे रहते हैं जैसे कि हम लोग, तो हम लोग भी यूरिया एक्सक्रीट कर सकते हैं। और यूरिक एसिड कौन करता है? यूरिक एसिड के 4 मेजर एग्जांपल हैं, सवाल यहीं से आएगा। आपके एग्जांपल्स याद करने की ट्रिक क्या है? आरबीआई स्नेल, आरबीआई स्नेल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, आर का मतलब रेप्टाइल, बी का मतलब बर्ड, आई का मतलब क्या है? इंसेक्ट, वो भी लैंड पे रहने वाले, क्योंकि वाटर वाले जो थे ये तो आपका अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे। तो आरबीआई का मतलब है रेप्टाइल, बर्ड्स और इंसेक्ट, और स्नेल्स, लैंड स्नेल्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ये आपका क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। तो अमोनिया एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिजम्स को कहा अमोनोटेलिक, नाम में ही अमोन आ रहा है। यूरिया वालों को यूरियोटेलिक, नाम में ही यूरी आ रहा है। यूरिक एसिड वालों को यूरिकोटेलिक, नाम में ही यूरिक आ रहा है। तो याद करने की जरूरत नहीं है।
अगर आप देखें तो अलग अलग जो एनिमल्स हैं इनमें अलग अलग लेवल का एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जा सकता है, और हो सकता है कईयों में सिस्टम भी ना पाया जाता हो, कई बहुत लोअर लेवल के एनिमल्स हो तो उनकी बॉडी में कुछ सिंपल ट्यूब्स हैं, बस उन ट्यूब्स से ही एक्सक्रीशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोअर एनिमल्स को देखें तो इनमें सिंपल ट्यूबुलर यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और अगर आप कॉम्प्लेक्स एनिमल्स को देखें जैसे हम लोग, तो हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, यानी नेफ्रॉन है, बहुत कॉम्प्लेक्स ट्यूब्स का एक स्ट्रक्चर है जिसको हम आज समझेंगे भी। तो आपका प्रोटोनेफ्रीडिया यानी लोअर लेवल का जो नेफ्रीडिया है, प्रोटोनेफ्रीडिया जिनको फ्लेम सेल या सोलेनोसाइट भी कहा जाता है, ये प्लेटीहेल्मिंथ में पाए जाते हैं स्पेसिफिकली, कुछ रोटिफर्स में पाए जाते हैं, लोअर लेवल के एनालिट्स में पाए जाते हैं, और लोअर लेवल के कॉर्डेट्स यानी सिफेलोकॉर्डेट्स में पाए जाते हैं जैसे एम्फियोक्सस या ब्रांकियोस्टोमा। अगर आप प्रोटोनेफ्रीडिया के हायर वर्जन की बात करें, नेफ्रीडिया की, तो प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जा रहा था लोअर एनालिट्स में, तो आपका ये जो नेफ्रीडिया है ये पाया जाएगा आपका हायर लेवल के एनालिट्स में, जैसे कि आपका अर्थवॉर्म के अंदर। फिर आपका माल्फिजियन ट्यूब्यूल, ये तो आप पढ़ चुके हैं, किस में पाया गया था, आपका कॉकरोच के अंदर यानी आपका इंसेक्ट्स के अंदर देखने को मिलेगा एज द प्राइम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। और एंटिनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स आपको देखने को मिलते हैं क्रस्टेशियंस में, फॉर एग्जांपल आपका प्रॉन के अंदर। और हमारे अंदर क्या देखने को मिलती हैं, आपको किडनीज देखने को मिलती हैं, जिसका स्ट्रक्चर हम थोड़ी देर में बहुत इलेबोरेटेड तरीके से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो मेरे दोस्त अगर आप हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ ऐसा दिखाई देता है। यह है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या क्या है इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में? सबसे पहली हमारी बीन शेप्ड, राजमा शेप्ड और राजमा जैसे कलर की, यानी कि लाल कलर की, ब्राउन कलर की आपकी किडनीज। तो ये आपकी 2 किडनीज होंगी, यानी एक पेयर ऑफ किडनी है जिनमें आपका यूरिन बनेगा। उसके बाद इस यूरिन को बनने के बाद कुछ ट्यूब्स के थ्रू यानी इन यूरेटर्स के थ्रू भेज दिया जाएगा, कहां? यूरिनरी ब्लैडर में। तो हर किडनी से अटैच्ड है एक एक ट्यूब यानी एक एक यूरेटर। फिर ये जो दोनों यूरेटर हैं खुल जाएंगे कहां पर? यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में। और फिर ये जो यूरिनरी ब्लैडर है यहां पे थोड़ी देर के लिए यूरिन स्टोर होगा, और फिर आपका ये जो यूरेथ्रा है इसके थ्रू आपका ये यूरिन बाहर निकल जाएगा, जिसको यूरिनेशन या मिक्चुरेशन का प्रोसेस भी कहा जाता है, जिसके मैकेनिज्म के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बहुत डिटेल्ड चैप्टर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरे दोस्त आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आया? आपका किडनी कितनी हो गई? 2 किडनी। उसके बाद आपके यूरेटर कितने हो गए? 2 यूरेटर। आपका यूरिनरी ब्लैडर कितना हो गया? 1 यूरिनरी ब्लैडर, और एक आपकी ओपनिंग जिसको हमने क्या कह डाला? यूरेथ्रा कह डाला। तो क्या ये टोटल आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है? बिल्कुल है। अब हमें अच्छे तरीके से पता है कि हार्ट जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है और आपके सारे के सारे ऑर्गन्स को अच्छा अच्छा साफ साफ ब्लड पहुंचाता है। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो हार्ट जो है ये एरोटा के थ्रू आपका अच्छा अच्छा साफ साफ ब्लड पहुंचाएगा, इन दोनों की दोनों किडनीज में पहुंचाएगा। तो ये जो एरोटा है इसकी ब्रांचेस बन जाएंगी। एरोटा जो है उसको पूरी बॉडी में, ये मेन आर्टरी है जिसको पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना है, तो किडनी में भी ब्लड आएगा, तो किडनी में जाने वाली अलग से आर्टरीज की ब्रांचेस बन जाएंगी जिन्हें कहा जाएगा रीनल आर्टरी। ऐसी आर्टरी जो कि किडनी में जाती हो साफ ब्लड लेकर के, इन्हें रीनल आर्टरी कहा जाएगा। अब अगर अच्छा अच्छा ब्लड किडनी में जा रहा है तो गंदा गंदा ब्लड भी किडनी से निकलेगा, तो रीनल वेन से आपका गंदा गंदा ब्लड निकलेगा और आपका वेना केवा में पहुंच जाएगा, आपका इस वेन में पहुंच जाएगा, जो कि ब्लड को लेकर के, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के राइट साइड ऑफ द हार्ट में चली जाएगी। तो ये जो है किडनी, इसका ये वाला जो पार्ट है आपका इनर पार्ट आप कह सकते हैं, है ना, इनर कॉन्केव पार्ट आप कह सकते हैं। अगर यहां देखें तो कॉन्केव सरफेस बन रहा है, ऊपर देखें तो कॉन्वेक्स सरफेस बन रहा है। तो जो इनर कॉन्केव पार्ट है यहां पर आपकी जगह होती है, गेटवे होता है जहां पर वेसल्स अंदर जा सकती हैं, बाहर जा सकती हैं, यूरेटर बाहर जा सकता है। तो दिस इज अ गेट, है ना। इस गेट को पर्टिकुलरली क्या कहा जाता है? हाइलम कहा जाता है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप देखें तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसका मेन पार्ट है किडनी। हमारे पास 2 किडनी होती हैं जो कि राजमा कलर की यानी रेड टू ब्राउन कलर की होती हैं और राजमा जैसी शेप की यानी बीन शेप की होती है। दे आर प्रेजेंट बिटवीन लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। ये क्या होता है? रीढ़ की हड्डी जो है दोस्त, हमारे गोटिया भाई की हम लोग देख लेते हैं। तो किसी भी इंसान की जो रीढ़ की हड्डी है इसमें पहली 7 बोन्स जो है, ये हमारे गोटिया भाई का स्ट्रक्चर है, इसमें पहली 7 बोन जो है ये गर्दन वाली, इनको कहा जाता है सर्वाइकल वर्टिब्रा। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, है ना, सर्वाइकल, C फॉर सर्वाइकल। और हड्डियां कौन सी हैं? पहली हड्डी है तो C1, दूसरी है तो C2 एंड सो ऑन। तो 7 सर्वाइकल। उसके बाद स्टार्टेड हो जाती है थोरेक्स की थोरेसिक वर्टिब्रा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी लास्ट थोरेसिक यानी 12th थोरेसिक से लेकर के उसके बाद स्टार्ट होती है लंबर 5 होती हैं, L1 L2 L3 L4 L5। तो लास्ट थोरेसिक यानी T12 से लेकर के L3 तक ये जो नीचे इलाका है, ये जो गोटिया भाई की लचकीली कमर वाला इलाका है, इसमें पीछे की साइड यानी डोर्सल साइड पे आपकी पाई जाती हैं क्या, किडनीज पाई जाती है। तो जैसे दिल की धड़कन जब आपको महसूस करनी होती है तो आप आगे हाथ लगाते हो बिकॉज आपका हार्ट थोड़ा सा वेंट्रल साइड में है, इसी प्रकार से किडनीज जो है वो आपकी डोर्सल साइड में है। और कौन कौन से वर्टिब्रा के बीच में है, आपका T12 और L3 वर्टिब्रा के बीच में है। तो टोटल कोई पूछ ले कि आपकी किडनीज जो है कितनी वर्टिब्रा में पाई जाती हैं, आप कहेंगे 4 वर्टिब्रा में पाई जाती है। एक तो आपका T12, फिर L1 L2 और L3, तो टोटल 4 वर्टिब्रा तक ये लंबाई में फैली हुई होती है। करेक्ट। क्लोज टू डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ये जो एब्डोमिनल कैविटी है इसकी डोर्सल इनर वॉल, डोर्सल साइड में आपकी क्या पाई जाएंगी, किडनीज पाई जाएंगी। एवरेज वेट इनका 150 ग्राम होता है, 120 से 170 ग्राम, तो एवरेज आपका 150 ग्राम निकला। लंबाई जो है इस किडनी की ये है 10 से 12 सेंटीमीटर एवरेज, चौड़ाई जो है ये है इसकी 5 से 7 सेंटीमीटर एवरेज, और मोटाई थिकनेस जो है ये है इसकी लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर। तो इट इज जस्ट लाइक अ बुक, है ना। अगर आप यहां पे कोई भी बुक देखते हैं तो इस बुक के अंदर 3 डायमेंशन होंगी, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। भाई अगर आप ये बुक देखें तो इसकी एक लंबाई है ना, इसकी एक लंबाई है, ये आपकी लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है और ये आपकी मोटाई है, राइट। तो ऐसी ही आपकी किडनी भी होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई आपको देखने को मिलेगी, वो तीनों डायमेंशंस यहां पे बता रखी हैं। हर किडनी में अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन यानी 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं किडनी के। तो आपके दोनों किडनी में मिलाकर 2 मिलियन यानी आपकी पूरी बॉडी में 20 लाख के आसपास नेफ्रॉन्स पाए जाएंगे। कोई आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, जो कि कॉम्प्लेक्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो लोअर एनिमल्स में सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे थे फॉर एक्सक्रीटरी पर्पस, जबकि कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में कॉम्प्लेक्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। और इस नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, पहला ग्लोमेरुलस और दूसरा आपका रीनल ट्यूब्यूल, यानी दूसरी आपकी ट्यूब और पहली आपकी कैपिलरीज का नेटवर्क यानी ब्लड वेसल। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करेंगे, है ना, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करेंगे। पहले किडनी का स्ट्रक्चर देख डालते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो किडनी है मेरे दोस्त, आपकी रेड टू ब्राउन कलर की आपकी राजमा जैसी किडनी यहां पर बनी हुई है। यहां पर ये जो गेट है जिससे आर्टरी अंदर आ रही है, वेन बाहर जा रही है, कोई नर्व भी अंदर आ सकती है फॉर नर्व रेगुलेशन, और आपका यहां पर यूरेटर जो है ये भी बाहर निकल रहा है। यानी कोई भी चीज किडनी के अंदर आए या कोई भी चीज किडनी से बाहर जाए वो इसी गेट से एंट्री या एग्जिट लेगी। इस गेट को हम लोगों ने क्या बोला, यहां पर जो ये नॉच बना हुआ है इस गेट को हम लोगों ने क्या बोला, प्यार से आपका हाइलम कहा। इट इज नॉच लाइक। ये जो हाइलम है इससे अंदर घुसते ही यहां पर आपको एक इलाका देखने को मिलता है, ब्रॉड फनल लाइक इलाका, जिसको हम क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। इसको कहते हैं हम पेल्विस भाई। तो ये जो पेल्विस है आपका ब्रॉड फनल शेप, इस पेल्विस में कुछ मोटी मोटी ट्यूब्स होती हैं, मोटी मोटी ट्यूब्स होती हैं। इन मोटी मोटी ट्यूब्स को हम लोगों ने क्या बोला, मेजर कैलिक्स, मेजर मोटी मोटी, और इन मोटी मोटी ट्यूब से कुछ पतली पतली ट्यूब्स निकलती हैं, इनको हम लोगों ने क्या कहा, माइनर कैलिक्स कहा, माइनर कैलिक्स कहा। यह है आपकी माइनर कैलिक्स। तो सबसे पहले गेट हाइलम, उसके बाद आपका पेल्विस भाई, उसके बाद आपका मेजर कैलिक्स, उसके बाद आपका माइनर कैलिक्स। ये आपके स्ट्रक्चर्स है किडनी के अंदर। अब ये जो माइनर कैलिक्स है इनके ऊपर एक कोन जैसा स्ट्रक्चर रखा रहता है जिसको क्या कहा जाता है, इस पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, मेडुलरी पिरामिड कहा जाता है। इसको मेडुलरी पिरामिड कहा जाता है क्योंकि किडनी के मेडुला रीजन में पाया जा रहा है, तो इसको मेडुलरी पिरामिड कहा। ये मेडुलरी पिरामिड है यानी ये किडनी का जो अंदर का रीजन है ना, अंदर वाला रीजन, ये आपका कैसा रीजन है, ये आपका मेडुलरी रीजन है। और बाहर का जो रीजन है ये आपका लाल लाल बचा हुआ, ये कैसा है, ये आपका कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स में ही अल्फाबेट आते हैं, COT, कॉर्टेक्स, यानी कि आपका कोट है ये, बाहर का लेयर जो है ये आपका कॉर्टेक्स है। और अंदर का पार्ट जो है किडनी में ये आपका क्या है, ये आपका मेडुला है। तो बाहर कॉर्टेक्स, अंदर मेडुला। तो किडनी में क्या क्या पार्ट हुए, किडनी का वो पार्ट जिससे ब्लड वेसल, नर्व्स, यूरेटर वगैरह एंटर करेंगे, ये है आपका हाइलम। हाइलम के जस्ट बाद पेल्विस भाई, ब्रॉड फनल लाइक स्ट्रक्चर, फिर आपकी मोटी मोटी ट्यूब्स जिनको कह दिया मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स से कनेक्टेड पतली पतली ट्यूब्स जिनको कह दिया माइनर कैलिक्स, और माइनर कैलिक्स के बाद इनके ऊपर पाए जा रहे हैं मेडुलरी पिरामिड जो आपको देखने को मिले।
राइट, मेडुलरी पिरामिड जो आपको देखने को मिले। तो मेडुला जो है आपका किडनी का अंदर वाला पार्ट है और कॉर्टेक्स जो है आपका किडनी का बाहर वाला पार्ट है। अब मेरे दोस्त देखिए, ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है लाल लाल, मेडुला के बाहर ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है लाल लाल, ये इन मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में भी कहीं कहीं घुसा हुआ होता है। इन पिरामिड्स के बीच में भी कहीं कहीं घुसा होता है। तो इन पिरामिड्स के बीच में अगर ये घुसा हुआ है तो एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, कॉलम लंबा सा स्ट्रक्चर बना रहा है। इस कॉलम लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टीनी। इसे कॉलम ऑफ बर्टीनी कहा जाता है। जब बाहर का कॉर्टेक्स इन मेडुला के बीच में घुसने की कोशिश करे लंबाई में खंबे जैसा, तो इसे कॉलम लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है, इसे कॉलम ऑफ बर्टीनी कहा जाता है। और किडनी के ऊपर ये जो टोपी की तरह बैठा हुआ है, ये क्या है आपका एड्रिनल ग्लैंड है ना, ये क्या है आपका एड्रिनल ग्लैंड है जो आपको यहां देखने को मिला। सो अगर आप देखें तो नेफ्रॉन कहां पाए जाते हैं? नेफ्रॉन जो है आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये नेफ्रॉन यहां पाए जाते हैं, यहां पाए जाते हैं, ये नेफ्रॉन आपके यहां पाए जाते हैं। यानी मेजर पार्ट जो है नेफ्रॉन का ये कॉर्टेक्स इलाके में होगा, मेडुला में थोड़ा बहुत पार्ट जा रहा होगा। ये आपका नेफ्रॉन है जो आपके बाहर वाले साइड पे आपके लगे हुए होते हैं, कॉर्टेक्स पार्ट में लगे हुए होते हैं मिलियंस में नेफ्रॉन, और इनकी छोटा सा जो पार्ट है वो आपका मेडुला में घुसा हुआ हो सकता है। ज्यादातर पार्ट जो है ये आपको नेफ्रॉन में ही देखने को मिलेगा। तो क्या होता है दोस्त, ये नेफ्रॉन जो है ये आपका यूरिन बनाते हैं और यूरिन बनाकर ये कहां भेज देते हैं? आपका इस मेडुलरी पिरामिड में। मेडुलरी पिरामिड के बाद क्या कनेक्टेड है? माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स के बाद मेजर कैलिक्स, फिर आपका पेल्विस भाई, फिर आपका हाइलम से होता हुआ यूरेटर में चला जाएगा आपका यूरिन, फिर यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर आपका यूरेथ्रा के थ्रू बाहर। दिस इज द टोटल पाथवे। यानी आपका यूरिन बनेगा कहां पर? आपका यूरिन बनेगा नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट है यानी कि एक्सक्रीशन का काम यही करेगा। तो यहां पर थोड़ा सा पार्ट जो है इसका मेडुला में आया हुआ होता है नेफ्रॉन का। मैंने बताया ज्यादातर पार्ट कॉर्टेक्स में, एंड का थोड़ा सा पार्ट मेडुला में। क्यों? क्योंकि एंड का जो थोड़ा सा पार्ट है वो यूरिन को छोड़ देगा मेडुला में। तो पहले मेडुलरी पिरामिड में गया यूरिन, फिर माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, फिर पेल्विस, फिर हाइलम से होता हुआ यूरेटर, फिर यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा से होता हुआ बाहर। दिस इज द कंप्लीट फ्लो ऑफ यूरिन। करेक्ट, जो आप लॉजिकली भी समझ सकते हैं। जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा किडनी का तो हम आपका किडनी के अंदर घुसे, लेकिन अब हमें यूरिन जो किडनी में बन रहा है इसको किडनी के बाहर लेके आना है, तो उल्टा चल पड़ो। जब किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा तो पहले हाइलम पढ़ा, फिर ब्रॉड पार्ट पढ़ा रीनल पेल्विस, फिर मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, फिर मेडुलरी पिरामिड, फिर बाहर की साइड कॉर्टेक्स। अब उल्टा चल पड़ो। कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन का मेजर पार्ट है, फिर वो थोड़ा सा पार्ट जो बचा हुआ है वो आया मेडुला में, तो मेडुलरी पिरामिड में वो हल्का सा डिप किया। उसके बाद जो है मेडुलरी पिरामिड से आपका माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, फिर रीनल पेल्विस, उसके बाद आपका हाइलम, फिर यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर, और फिर सुसु बाहर। तो उल्टा चल पड़ो, आपको पूरा का पूरा डेटा समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। करेक्ट। अब देखिए भैया नेफ्रॉन कैसा दिखाई देता है। तो नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है नेफ्रॉन का वो है आपका ग्लोमेरुलस। तो यहां से यहां तक का जो स्ट्रक्चर है दिस इज बेसिकली योर नेफ्रॉन, राइट। तो नेफ्रॉन में पहला पार्ट जो है ये क्या है? ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या है भाई? ये जो आपकी किडनी है, ये जो आपका नेफ्रॉन है, इसमें ताजा ताजा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहां से आता है? आर्टरीज से। तो आपकी मोटी सी एक आर्टरी थी जो पूरी ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है। उस सबसे मोटी आर्टरी को हमने क्या कहा? एरोटा। फिर उस एरोटा को अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, अलग अलग ऑर्गन्स में ब्लड पहुंचाना है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, अलग अलग आर्टरी बना लेती है ना। आपका हेपेटिक आर्टरी बना लेती है लिवर में ब्लड ले जाने के लिए, आपका रीनल आर्टरी बना लेती है किडनी में ब्लड ले जाने के लिए। तो ये आपका रीनल आर्टरी यहां पर आ जाती है। फिर रीनल आर्टरी के भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। किडनी भी बहुत बड़ी है तो पतले पतले आर्टेरियोल्स बन जाते हैं और आगे चल के कैपिलरीज बन जाती हैं। इन कैपिलरी का गुच्छा जो आपको यहां पर देखने को मिला, इन कैपिलरी का गुच्छा ये कहलाता है ग्लोमेरुलस। दिस कैपिलरी का गुच्छा इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। ये नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है। तो नेफ्रॉन में काफी सारी ट्यूब हैं जो मैंने व्हाइट कलर से दिखाई हैं। पूरा का पूरा पार्ट बचा हुआ ट्यूब है। सिर्फ ये इकलौता लाल कलर का जो पार्ट है इतना, इसको हम क्या कहते हैं? कैपिलरी के गुच्छे को, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो एफरेंट आर्टेरियोल, ए फॉर एफरेंट, ए फॉर आने वाला, तो आने वाला जो है ब्लड लेकर जो आ रहा है एफरेंट आर्टेरियोल, फिर कैपिलरीज का गुच्छा बन गया, और फिर यह है इफरेंट आर्टेरियोल। ई का मतलब क्या है? ई का मतलब एग्जिट लेने वाला यानी जाने वाला। तो ए फॉर एफरेंट आने वाला, ई फॉर इफरेंट जाने वाला। ठीक है, तो ये एफरेंट आर्टेरियोल, ये इफरेंट आर्टेरियोल, और ये बीच में आपका
कैपिलरीज का गुच्छा बना है जिसको हमने क्या कह दिया, ग्लोमेरुलस कह दिया। ये फर्स्ट पार्ट है आपका किसका, नेफ्रॉन का। तो यहां पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका आने वाला आर्टेरियोल है, एफरेंट आर्टेरियोल, ये कंपैरेटिवली थिक होता है, और ये जो जाने वाला आर्टेरियोल है ये आपका कंपैरेटिवली थिन होता है। इस चीज को हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना याद रखना है कि आने वाला जो आर्टेरियोल है इट इज थिक, ये मोटा है, और आगे जो जाने वाला आर्टेरियोल है ये पतला है। तो दीज आर आर्टेरियोल्स। अब अगर आप देखें तो यहां पर कैपिलरीज का गुच्छा बन गया है, टफ टफ कैपिलरीज बन चुकी है, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस के बाद आपका ट्यूबुलर पार्ट स्टार्ट हो जाता है, यानी ट्यूब वाला पार्ट हो जाता है स्टार्ट एक नेफ्रॉन का। तो एक नेफ्रॉन जो है इसमें इस ग्लोमेरुलस को घेरने वाला डबल वॉल्ड, दो वॉल यहां पर बनी हुई है, ये डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको क्या बोला, इसको हम लोगों ने बोला बोमन्स कैप्सूल। ये कैप्सूल है, इसको हम लोगों ने क्या कहा, बोमन्स कैप्सूल कहा। तो ये जो ग्लोमेरुलस था अंदर और इसके जस्ट बाद ये जो बोमन्स कैप्सूल है, इनको मिला करके क्या कहा जाता है, इनको कहला सकते हैं हम लोग रीनल कॉर्पसल या रीनल बॉडी या माल्फिजियन बॉडी या माल्फिजियन कॉर्पसल। तो रीनल और माल्फिजियन कॉर्पसल इसको कहा जाता है, इतने पार्ट को मिला करके, बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला करके। तो ये बोमन्स कैप्सूल है। बोमन्स कैप्सूल के बाद मेरे भाई क्या हुआ, बोमन्स कैप्सूल के बाद मेरे भाई आपका एक ट्यूब है विच इज कॉन्वोल्यूटेड, बहुत ज्यादा घुमावदार ट्यूब है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल यानी इस बोमन कैप्सूल के पास, पी फॉर पास, पी फॉर प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल और कॉन्वोल्यूटेड है, घुमावदार है, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो इसे पीसीटी कहा। फिर आपकी आ जाती है एक लूप, एक आपकी लूप आ जाती है, हेयर पिन शेप्ड आपकी यहां पर लूप आ जाती है, जिसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। तो यहां से आपका यूरिन आ रहा है, तो पहले नीचे जाएगा तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर ऊपर जाएगा घूम करके तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर एक और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है जो कि आपका ग्लोमेरुलस से थोड़ा दूर है, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल यानी दूर है, और बाद में आपकी आ जाएगी कलेक्टिंग डक्ट यानी आपकी सीडी। इस कलेक्टिंग डक्ट में कई सारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कई सारे नेफ्रॉन ओपन होते हैं, यानी बहुत सारे नेफ्रॉन्स कॉमन कनेक्टिंग डक्ट में आकर के ओपन होंगे। तो यहां पर आपका ब्लड जा रहा था, ये ब्लड जो है ये बहुत हाई प्रेशर से आगे जाता है, तो हाई प्रेशर से ब्लड जाएगा तो इसमें से आपकी गंदगी जो है ये फिल्टर होकर के इस बोमन्स कैप्सूल में आ जाएगी। अगर गंदगी फिल्टर होकर के इस बोमन कैप्सूल में आ गई तो बोमन कैप्सूल के बाद ये चली जाएगी पीसीटी में, पीसीटी के बाद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, फिर आपका डीसीटी में, एंड उसके बाद आपका कलेक्टिंग डक्ट में, और यहां से आपका यूरिन बाहर निकल जाएगा। तो कलेक्टिंग डक्ट है ये कहां पे डूबा हुआ था, मेडुला में, तो मेडुलरी पिरामिड में आपका यूरिन चला जाएगा, उसके बाद माइनर कैलिक्स में, फिर मेजर कैलिक्स में, फिर रीनल पेल्विस में, फिर हाइलम से होता हुआ यूरेटर में, फिर यूरिनरी ब्लैडर में, फिर बॉडी के बाहर। तो आपका अल्टीमेटली जो ब्लड है, इस ब्लड में से आपको गंदगी निकालनी है, तो इस ब्लड में से आपकी गंदगी फिल्टर होकर के यहां पर आ जाती है इस बोमन कैप्सूल में, और यहां से फिर आपका पीसीटी में, लूप ऑफ हेनले में, डीसीटी में, और फिर आपका कलेक्टिंग डक्ट में। ये आपका पूरा का पूरा पाथवे है, ये आपका पूरा का पूरा पैसेज है। तो आपके नेफ्रॉन के दो पार्ट हुए, पहला आपका ये टफ टफ कैपिलरीज यानी ये कैपिलरीज का गुच्छा जिसको हम लोगों ने कहा ग्लोमेरुलस, और दूसरा आपका ये पूरा का पूरा व्हाइट कलर का ट्यूब जिसमें बोमन कैप्सूल भी है, पीसीटी भी है, लूप ऑफ हेनले भी है, डीसीटी भी है, कलेक्टिंग डक्ट भी है। ये सारी चीजें मिलके बनाए नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट, ट्यूब वाला पार्ट जिसके अंदर यूरिन ट्रेवल कर रहा है। और ये आपकी जो कैपिलरीज का गुच्छा है इसे ग्लोमेरुलस कहा। ये दो पार्ट है आपके नेफ्रॉन के। ये जो आपकी कैपिलरी का गुच्छा है ग्लोमेरुलस, और ये नीचे का जो आपका बोमन कैप्सूल है, इसको मिला करके क्या कहा हमने, माल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल हम लोगों ने कहा, राइट। तो हम लोगों ने इसको रीनल कॉर्पसल कहा, करेक्ट। तो ये चीजें हमको देखने को मिली। तो लास्ट स्लाइड में आपके यही दो पॉइंट रहते हैं कि आपके नेफ्रॉन के दो पार्ट है, पहला ग्लोमेरुलस यानी आपका कैपिलरीज का गुच्छा, और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल यानी आपका ट्यूब वाला पार्ट, बोमन कैप्सूल, फिर पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट। माल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल क्या है भैया, माल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल क्या है, ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स कैप्सूल, इसको मिला करके हम माल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल कहते हैं। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। ये आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला। नाउ देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। पहला जो नेफ्रॉन है इसे कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन
नाम से क्या पता लग रहा है? कॉर्टिकल, कॉर्टेक्स का साउंड आ रहा है, मतलब इसका ज्यादातर पार्ट कॉर्टेक्स में ही है। सिर्फ कुछ चुनिंदा पार्ट जो है लूप ऑफ हेनले का और कलेक्टिंग डक्ट का, सिर्फ ये आपका मेडुला को टच कर रहा है। अदर देन दैट सारा पार्ट आपका कॉर्टेक्स में अवेलेबल है। यहां पर देखिए, यहां पर मैंने एक नेफ्रॉन बनाया है जिसका सारा पार्ट आपका ऊपर ऊपर है कॉर्टेक्स में, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट आपका टच कर रहा है मेडुला के अंदर, सिर्फ इतना सा पार्ट। दिस इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। बट देयर आर सम नेफ्रॉन्स जिनका अधिकतर पार्ट आपका कॉर्टेक्स में है, लेकिन कई सारा पार्ट जो है आपका ट्यूब का, इस लूप ऑफ हेनले का, ये मेडुला में भी जा रखा है। देखो कितना पार्ट मेडुला में जा रखा है। तो दे आर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इनके भी ज्यादातर पार्ट ऊपर ही हैं। जैसे कि अगर आप बोमन कैप्सूल को देखें, दोनों ही केसेस में, अगर आप पीसीटी को देखें, है ना, अगर आप डीसीटी को देखें, तो ये ऊपर ही मिलेंगी, कॉर्टेक्स में ही मिलेंगी। लूप ऑफ हेनले जो है या तो ये मेडुला को बहुत कम टच कर सकती है, यानी ज्यादातर पार्ट इसका कॉर्टेक्स में ही है, मेडुला को सिर्फ कम टच कर रही है, तो कॉर्टिकल। अगर मेडुला के अंदर घुसी जा रही है तो जक्स्टा मेडुलरी, नाम में भी मेडुलरी आ जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर आपका ये जो पार्ट है बोमन्स कैप्सूल, फिर आपका पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, ये ज्यादातर पार्ट आपका कॉर्टेक्स में है, मेडुला को सिर्फ टच कर रहा है। फिर ऊपर ही आपका डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट आपका जा रहा है मेडुला के अंदर। तो इसमें लूप ऑफ हेनले का छोटा सा पार्ट ही आपका मेडुला में गया, तो इट इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ज्यादातर पार्ट इसका कॉर्टेक्स में है, मेडुला में काफी कम। अगर मेरे दोस्त ये है इसका बोमन कैप्सूल, ये पीसीटी, लूप ऑफ हेनले इतनी लंबी हो चुकी है कि इसका ज्यादातर पार्ट आपका अब मेडुला में चला गया, ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट तो मेडुला में यूरिन को लेकर के जाएगी ही। यहां पर देखो कितना सारा पार्ट आपका मेडुला में आ गया, तो कई सारा पार्ट आपका मेडुला में आ गया। तो ये कैसा नेफ्रॉन है? जक्स्टा मेडुलरी। और यहां पर बहुत थोड़ा सा पार्ट आपका मेडुला में आया है, ज्यादातर कॉर्टेक्स में ही है, तो नाम में ही क्या आ जाएगा? कॉर्टिकल। तो ज्यादातर जो नेफ्रॉन होते हैं आपके कॉर्टिकल ही होते हैं। इनका लूप ऑफ हेनले जो है ये काफी छोटा होता है, तो ये मेडुला में कम घुस पाता है। और जक्स्टा मेडुलरी अगर आप देखें तो इनका नंबर काफी कम होता है, लगभग 20% के आसपास ही, आपके 15 से 20% के आसपास ही जो नेफ्रॉन है जक्स्टा मेडुलरी होते हैं। लेकिन इनका लूप ऑफ हेनले बहुत बड़ा होता है, तो अल्टीमेटली मेडुला में बहुत बढ़िया तरीके से क्या कर पाते हैं? पेनिट्रेट कर पाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर जो एनसीईआरटी में लिख रखी है कि जो आपके कॉर्टिकल हैं इनमें वासा रेक्टा जो है इट इज एब्सेंट और रिड्यूस्ड, जबकि आपका जक्स्टा मेडुलरी जो है इसमें आपका वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड होगी। तो सवाल यह है कि सर ये वासा रेक्टा क्या है? मैंने आपको बताया कि दिस इज योर एफरेंट आर्टेरियोल, फिर इसने बना ली कैपिलरीज और उनका गुच्छा, और फिर बन गया इफरेंट आर्टेरियोल। ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है इसकी भी ब्रांचेस बनेंगी, और इसके कुछ ब्रांचेस आ करके ये जो आपका लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट है इसको सराउंड कर लेती है। ये लूप ऑफ हेनले को पूरे तरीके से सराउंड कर लेती हैं, इसके पैरेलली इसको घेर लेती हैं, एक सांप की तरह इससे लिपट जाती हैं। इसे क्या कहा जाता है? वासा रेक्टा कहा जाता है। तो ये आपकी हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर थी आपकी लूप ऑफ हेनले। इसी के चारों ओर मान के चलिए कि ये जो आपकी वासा रेक्टा है इसने एक यू शेप्ड आपकी ब्लड वेसल जो है इसने एक शेप ले ली है। इसी लूप ऑफ हेनले को एकदम पैरेलली घेर लिया गया है, इसे कहते हैं वासा रेक्टा। तो यहां पर बहुत डीपली जा रहा है आपका ये लूप ऑफ हेनले, तो इसके चारों ओर वासा रेक्टा पाई जाती है। जबकि अगर आप देखें तो यहां पर आपका वासा रेक्टा इतनी वेल डेवलप्ड नहीं होती, पूरे के पूरे नेफ्रॉन को नहीं घेरती। तो या तो यहां वासा रेक्टा रिड्यूस्ड है, वेल डेवलप्ड नहीं है, या फिर एब्सेंट भी हो सकती है, हो सकता है वासा रेक्टा हो ही ना। लेकिन दूसरा जो है जक्स्टा मेडुलरी, इसमें आपका बहुत डीपली जा रहा है आपका नेफ्रॉन का पार्ट, लूप ऑफ हेनले का पार्ट मेडुला में, तो इसको वासा रेक्टा क्या करती है? सराउंड करके रखती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वासा रेक्टा जो है मेरे दोस्त ये यहां पर पाई जा रही होती है इन द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, और यहां आपकी या तो बहुत लेस डेवलप्ड होगी या फिर आपकी नहीं पाई जा रही होगी। ये आपके 2 डिफरेंट टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स थे। अब देखिए भैया यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन बनता कैसे है? तो यूरिन बनने में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जो है इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा जो स्टेप है इसे कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा स्टेप है इसे कहते हैं सिक्रीशन। आराम से समझिए तीनों चीजें क्या है भाई। पहला स्टेप मैंने कहा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ब्लड जो है उसमें गंदगी है, आपको ब्लड के मेन कंपोनेंट्स आगे भेज देने हैं। ब्लड का बहाव जो है उसके साथ साथ मेन कंपोनेंट्स आप आगे भेज दो, और बाकी जो गंदगी है उसको फिल्टर करके यहां पहुंचा दो इस रीनल ट्यूब्यूल वाले पार्ट में, इस नेफ्रॉन के ट्यूब वाले पार्ट में, जिससे कि
जो आपका गंदगी वाला पार्ट है वो यहां आ जाए, यहां पर आ जाएगा तो क्या होगा, इसको हम लोग यूरिन की फॉर्मेट में अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे। और जो जो ब्लड का अच्छा अच्छा पार्ट है जो आपको चाहिए उसको सीधा सीधा इस ब्लड वेसल के थ्रू आगे भेज डालो, उसको इस ट्यूब में ऐड करने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप देखें तो हार्ट जो है कितना ब्लड पंप करता है इन एवरी मिनट। आपको मैंने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ाया था कि एक वेंट्रिकल एक हार्ट बीट के दौरान 70 ml ब्लड पंप करता है, इसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहा। और एक मिनट में आपका हार्ट 72 टाइम्स धड़कता है, यानी कि आपका एक मिनट में एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करता है, लगभग 5040 ml, यानी लगभग 5 लीटर के आसपास। इसे हमने कार्डियक आउटपुट कहा था। तो आपका हार्ट जो है इसकी लेफ्ट साइड 5 लीटर ब्लड पंप कर रही है आपकी बॉडी में हर मिनट, यानी हर मिनट आपकी बॉडी में लगभग 5 लीटर ही खून है, वो आपकी पूरी बॉडी का एक चक्कर लगाता है। तो भाई ये जो 5 लीटर खून है ये सारा का सारा किडनी में ही थोड़ी आ जाएगा। किडनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन में भी आपका ब्लड चला जाता है। किडनी में इस 5 लीटर में से लगभग 20% ब्लड आता है, 1/5 ब्लड आता है, यानी लगभग 1 लीटर के आसपास। एनसीईआरटी के डेटा के हिसाब से 1100 से 1200 ml ब्लड जो है आपका किडनी की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएगा। बाकी ब्लड आपका अलग अलग जगह पहुंच जाएगा, है ना। यहां पर किडनी की तरफ भी आपका क्या हो जाएगा, 1100 से 1200 ml ब्लड रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था, आप हमेशा याद रखना कि ये जो एफरेंट आर्टेरियोल था ये आपका मोटा था और इफरेंट आर्टेरियोल था ये आपका पतला था। तो एफरेंट आर्टेरियोल मोटा है, यानी कि इसमें ब्लड धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, द ब्लड प्रेशर इज लेस। और इफरेंट आर्टेरियोल आपका पतला है जिसमें ब्लड बहुत तेजी से मूव करेगा, यानी जब आप एफरेंट से इफरेंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपका बीपी बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड बहुत तेजी से दौड़ रहा है। अगर ब्लड बहुत तेजी से दौड़ेगा तो ये जो आपके कैपिलरी के छेद हैं जिनको फेनेस्ट्रा कहा जाता है, इन छेदों से आपके कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स इस बेसमेंट लेयर में आ जाएंगे और इस बेसमेंट लेयर से भी इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है तो इस बोमन कैप्सूल की एपिथेलियम को क्रॉस करके यहां पर आ जाएंगे, इस रीनल ट्यूब में आ जाएंगे। तो अगर 1 लीटर ब्लड आपका किडनी में पहुंच रहा है, 1.1 to 1.2 लीटर ब्लड अगर किडनी में पहुंच रहा है तो ज्यादातर चीजें आगे चली जाएंगी, ज्यादातर चीजें आगे चली जाएंगी, फिल्टर होंगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल जो बड़ी बड़ी चीजें हैं आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट यानी आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हैं ब्लड के, एज वेल एज आपका प्लाज्मा जो है, इसके भी बड़े बड़े जो प्रोटीन्स हैं वो थोड़ी फिल्टर हो पाएंगे, वो तो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं आपके, छोटे छोटे आयंस, वाटर मॉलिक्यूल्स, हार्मोन्स, टॉक्सिन्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, सम न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, फिल्टर होकर के सबसे पहले क्रॉस करेंगी इस ब्लड वेसल की एंडोथेलियम को, फिर आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन को, और फिर आपकी इस बोमन कैप्सूल की एपिथेलियम को। इन तीनों लेयर्स को क्रॉस करके ये कहां पर आ जाएंगी, यहां पर आ जाएंगी इन दिस ट्यूबुलर पार्ट, इन दिस ट्यूबुलर पार्ट, करेक्ट। तो इसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी फिल्टर होकर के आपका यूरिन बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ब्लड के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आगे चले गए सर्कुलेशन के लिए, बचा हुआ माल जो फिल्टर हो चुका है इसको हम क्या कहते हैं, फिल्टरेट, जिससे यूरिन बनेगा। तो जो ब्लड का सामान आगे जा चुका है ये तो आपका ब्लड फ्लो का पार्ट है। यहां जो आ गया इस कैप्सूल में जो आ गया इसको हम लोगों ने क्या बोला, इसको हम लोगों ने कहा फिल्ट्रेट, जो कि आगे चल के यूरिन कहलाएगा। अब ये फिल्ट्रेट है, राइट। तो यहां पर जो आया इसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। तो पहला पार्ट जो हुआ ये हुआ आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, लगभग आपका 5 लीटर कार्डियक आउटपुट में से 1.1 to 1.2 लीटर, यानी लगभग 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट का जो ब्लड था ये आपका किडनी में आता है। और 3 लेयर के थ्रू ये ब्लड जो है इसको फिल्टर कर दिया जाता है। सबसे पहले कैपिलरी की एंडोथेलियम को छील करके बाहर आएगा, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं कॉल्ड फेनेस्ट्रा। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन में पहुंचेगा, यानी इस इलाके में पहुंचेगा, बीच के इलाके में। और फिर आपका एपिथेलिया ऑफ बोमन कैप्सूल, इसको ये भेद करके इस बोमन कैप्सूल के अंदर घुस जाएगा। तो जो बोमन कैप्सूल है यहां पे छोटे छोटे सेल्स लगे रहते हैं जिनको कहा जाता है पोडोसाइट। पोडोसाइट छोटे छोटे सेल्स हैं और इन सेल्स के बीच में बहुत कम गैप है। तो इन गैप्स से सामान फिल्टर हो होकर अंदर आता है, यानी एक छन्नी की तरह बिहेव करते हैं, जिन्हें कहा जाता है फिल्ट्रेशन स्लिट्स। तो यहां फिल्ट्रेशन पोर्स होते हैं जिन्हें स्लिट पोर कहा जाता है। तो मेरे दोस्त यहां पर आपके स्लिट पोर पाए जाएंगे, क्योंकि ये जो आपका एंडोथेलियम है आपका ब्लड वेसल का, उसको सबसे पहले भेद करके आपके मॉलिक्यूल्स फिल्टर होकर के आए बेसमेंट लेयर में, फिर बेसमेंट लेयर को पार करके पहुंचे आपका एपिथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल में। वहां सेल्स अरेंज्ड हैं, उन सेल्स को पोडोसाइट कहा, क्योंकि इन सेल्स पे प्रोजेक्शन है। जैसे आप चलते हैं हाथ पैरों से
है ना, तो ये आपकी प्रोजेक्शंस है जिनसे आप चल पाते हैं। तो पोड जैसा स्ट्रक्चर है इनका, राइट। तो ये जो पोडोसाइट है इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहता है जिससे चीजें पास हो सकती है आसानी से, फिल्टर हो सकती हैं। तो इनको क्या कहा, फिल्ट्रेशन पोर या फिल्ट्रेशन स्लिट कहा। तो मटेरियल अब यहां पर आ चुका है इन बोमन कैप्सूल, इसको हम क्या कहते हैं, फिल्टरेट कहते हैं, इसको हम फिल्टरेट कहते हैं। फिर क्या हो जाएगा, दूसरा काम रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन मतलब जो जो चीजें आपको अपनी बॉडी में वापस चाहिए उनको भैया रीएब्जॉर्ब कर लो। एक बार सूसू बन गया तो उसके बाद चीजों का वापस आना मुश्किल है। तो यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर मेरे भाई आपका इस ट्यूब से आपको जो जो चीजें वापस लेनी है वो चीजें आप वापस ले सकते हो। यानी इस ट्यूब से यूरिन आपका आगे जा रहा है, इससे कोई चीज बाहर निकालना, इससे कोई चीज बाहर निकालना, इस ट्यूब से कोई चीज बाहर निकालना इज रीएब्जॉर्प्शन। तो लगभग 99% चीजें आपकी क्या हो जाती हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। जैसे अगर मैंने आपको कहा कि 1 लीटर ब्लड यहां पर आ रहा है इस किडनी में पर मिनट, तो 1 लीटर ब्लड पूरा का पूरा थोड़ी फिल्ट्रेट बन गया, ज्यादातर सामान आगे निकल जाता है। सिर्फ 1 लीटर ब्लड में से लगभग 10% यानी आपका 125 ml ही फिल्ट्रेट बन पाता है, बाकी 875 ml आगे बढ़ गया। 125 ml यहां पे फिल्ट्रेट बना, और ये 125 ml जो फिल्ट्रेट है इसमें से भी 99% चीजें क्या कर ली जाएंगी, रीएब्जॉर्ब कर ली जाएंगी, वापस रख ली जाएंगी बॉडी में। यानी 1 मिनट में लगभग 125 ml जो फिल्ट्रेट बना है इसमें से 1 ml ही यूरिन बनेगा, बाकी सारा बॉडी वापस दोबारा सोख लेगी अच्छा अच्छा सामान। यानी 1 मिनट में 1 ml ही यूरिन बन रहा है लगभग, तो एक दिन में आपका लगभग 1.5 लीटर यूरिन बनना चाहिए। वही हमारी यूरिनेशन कैपेसिटी भी है 1 से 1.5 लीटर के आसपास। तो जरूरी नहीं है कि भाई जितना ब्लड आ रहा है सबका सब फिल्ट्रेट बने। 1 लीटर ब्लड आया सिर्फ 125 ml फिल्ट्रेट बना, और जरूरी नहीं है जितना फिल्ट्रेट बने उतना उतना यूरिन भी बने। भाई जो फिल्ट्रेट है इसमें भी 99% चीजें आपने रीअब्सॉर्ब कर ली, तो 125 ml में से 99% चीजें आपने रीअब्सॉर्ब कर ली, मुश्किल से 1.25 ml आपका क्या बना है, यूरिन बना है। दैट इज द केस, करेक्ट। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप एक्टिवली भी रीअब्सॉर्ब करते हो एनर्जी लगा करके, जैसे आपका यहां पर हो जाएगा कंगा। कंगा, के का मतलब पोटेशियम, ए का मतलब अमीनो एसिड, एन का मतलब सोडियम, जी का मतलब ग्लूकोज, एक और ए लगा दो आगे जिसका मतलब है एटीपी यूज होती है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। तो एक्टिव का नाम क्या है, कंगा, KANGA, यानी कि आपका पोटेशियम, अमीनो एसिड, सोडियम, ग्लूकोज एंड एटीपी यूज होती है, ये एक्टिव प्रोसेस है तो कंगा हो जाएगा। और मेरे दोस्त पैसिव जो हैं वो बचे हुए, जैसे कि आपका नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर का तो ऑस्मोसिस होता है, और आपका क्लोराइड आयन, ये आपको देखने को मिले। तीसरा प्रोसेस है सिक्रीशन। सिक्रीशन मतलब भाई आपको कोई चीज बाहर निकालनी थी, कोई चीज आपको अपनी बॉडी से नहीं भेजनी है यूरिन में, तो उसको आप बाहर निकाल लो इस ट्यूब से, और आपको कोई चीज भेजनी है अपनी बॉडी से बाहर तो उसको इस ट्यूब में डाल दो, वो आपकी बाहर की साइड सिक्रीट हो जाएगी। तो सिक्रीशन का मतलब जो भी मटेरियल हमको भेजना है अपनी बॉडी के बाहर उसको हम सिक्रीट कर देंगे। और रीअब्जॉर्प्शन का मतलब जो भी चीजें हमें चाहिए हमारी बॉडी के अंदर उसको इस ट्यूब से बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि ये कचड़े वाली गाड़ी जो है कचड़े को लेकर के बाहर जा रही है। जो जो सामान आपको चाहिए अभी वापस निकाल लीजिए, और जो जो सामान आपको फेंकना है अभी डाल दीजिए। तो जो सामान मुझे बॉडी से बाहर फेंकना होगा उसको मैं सिक्रीट कर दूंगा, इस ट्यूब के अंदर डाल दूंगा। जो जो सामान मुझे वापस चाहिए होगा अपनी बॉडी में, जैसे कि वाटर है, न्यूट्रिएंट है, तो इसको मैं वापस खींच लूंगा, यानी कि मैं इसको रीअब्सॉर्ब कर लूंगा। तो ये जो सिक्रीशन है ये बेसिकली एसिड बेस बैलेंस के लिए होती है, और इसमें 3 इंपॉर्टेंट आयंस हैं सबसे बढ़िया, के, एन और एच। के का मतलब पोटेशियम K+, H का मतलब H+, और N का मतलब अमोनिया, जो कि आपका एसिड बेस और ऑस्मोलैरिटी बैलेंस में काम आते हैं। तो यहां देखिए मेरे भाई, फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स कि अलग अलग ट्यूब्यूल क्या काम कर रहे होते हैं इन दिस प्रोसेस। ये जो आपने प्रोसेस देखा रीअब्जॉर्प्शन का, सिक्रीशन का, कौन सा ट्यूब किस चीज की रीअब्जॉर्प्शन करता है, किस चीज की सिक्रीशन करता है। तो देखो मेरे भाई, मैंने आपको बताया था 1.1 to 1.2 लीटर ब्लड जो है आपका यहां आया एफरेंट आर्टेरियोल में, और फिर आपका ये जो ग्लोमेरुलस था ये पतला पतला होता जा रहा है यहां पर, तो प्रेशर बढ़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ा तो चीजें फिल्टर होकर के कहां आ गई, आपकी इस बोमन्स कैप्सूल में आ गई। तो 1.1 लीटर ब्लड में से सिर्फ 125 ml आपका फिल्ट्रेट बना, बाकी सारा ब्लड जो है सीधा सीधा इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू आगे चला गया, सिर्फ 125 ml फिल्ट्रेट बना, और इसमें से भी 99% चीजें रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी। तो मुश्किल से आपका 1.25 ml जो है क्या बनेगा, यूरिन बनेगा, जो कि आपका आगे की साइड जा रहा होगा, करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन कहां होती है, सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन कहां होगी सर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, क्योंकि एक तो बड़ी ट्यूब्यूल है, कॉन्वोल्यूटेड है,
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने टिश्यू चैप्टर में पढ़ा था कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, इसके सेल्स जो है दे आर ब्रश बॉर्डर्ड, इन पे माइक्रोविलाई पाई जाती हैं जो कि एब्जॉर्प्शन का ही काम करती हैं। तो लगभग 100% न्यूट्रिएंट्स, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स यही रीएब्जॉर्ब होते हैं। तो कहीं और न्यूट्रिएंट आपको रीएब्जॉर्ब होता हुआ नहीं दिखाई देगा, ग्लूकोज अमीनो एसिड कहीं रीएब्जॉर्ब होता हुआ नहीं दिखाई देगा, लगभग 100% यहीं पर हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपका 70 से 80% पानी यहीं रीएब्जॉर्ब हो जाता है, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट यानी NaCl यहीं रीएब्जॉर्ब हो जाता है और बाइकार्बोनेट यहीं रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो 100% न्यूट्रिएंट्स को तो साइड रख दो, इसके अलावा क्या बचा, पानी, NaCl और बाइकार्बोनेट। पीसीटी वाली सेम टू सेम चीज डीसीटी में रख दो, पानी, NaCl और बाइकार्बोनेट। बात खत्म, डीसीटी याद करने की जरूरत नहीं। कौन कौन सी चीज आप बाहर फेंक सकते हो यानी सिक्रीट कर सकते हो? भाई मैं बाहर फेंक सकता हूं आपका KNH, मैंने बताया था, तीनों की तीनों चीजें आप यहां से बाहर फेंक सकते हो। सेम आपका डीसीटी में KNH आपका आप बाहर फेंक सकते हो, याद रखने की कोई जरूरत नहीं। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे जैसे आपका ये जो नेफ्रॉन है, इसको नीचे वाले पार्ट को आप स्टडी करने लगते हो जो कि मेडुला में पाया जाएगा। बाहर वाला पार्ट क्या है, ऊपर वाला पार्ट क्या है, कॉर्टेक्स में, और नीचे वाला पार्ट मेडुला में, आपको अभी अभी समझाया था, है ना। बाहर वाला पार्ट जो है ये आपका कॉर्टेक्स में है, अंदर वाला पार्ट मेडुला में। तो आपका अंदर वाला पार्ट जो है मेडुलरी पार्ट, ये आपका आगे यूरिन को भेज रहा होगा बॉडी से बाहर। तो आप हमेशा चाहोगे कि आपका यूरिन जो बॉडी से बाहर निकले वो कंसंट्रेटेड निकले, वो हाई कंसंट्रेशन का निकले, बहुत ज्यादा पानी का लॉस ना हो। तभी तो हम लोग लैंड पे रहते हैं, हमको पानी के लॉस को प्रिवेंट करना है, हमको पानी बचाना है अपनी बॉडी में। तो हम चाहेंगे कि हमारा यूरिन जो है उसको बाहर निकालने से पहले हम उससे अधिकतर पानी वापस ले चुके हों। ये यूरिन जब आगे जाए, ये यूरिन जब आगे जाए कलेक्टिंग डक्ट में, इससे पहले इसका अच्छा खासा पानी निकल चुका हो। तो ऊपर का जो पार्ट होता है आपका कॉर्टिकल रीजन, इसमें यूरिन की कंसंट्रेशन यूजुअली कम होती है, और नीचे नीचे जब हम आते जाते हैं, जब इसको बॉडी से बाहर भेजने का टाइम आ जाता है, तो यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। किसी भी चीज की कंसंट्रेशन कब बढ़ेगी, जब आप उससे पानी निकाल लो। भाई रू अफ़ज़ा बनाया मैंने, उसके अंदर पानी डाल दिया तो फीका हो गया ना रू अफ़ज़ा, रू अफ़ज़ा की कंसंट्रेशन घट गई, इट इज नाउ डाइल्यूट। अगर मैं उससे पानी निकाल लूं तो रू अफ़ज़ा की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इट विल बिकम कंसंट्रेटेड। तो अगर मुझे रू अफ़ज़ा की कंसंट्रेशन बढ़ानी है, या तो मैं पानी निकाल लूं या मैं और रू अफ़ज़ा डाल दूं, यानी या तो मैं सॉल्ट ऐड करूं या मैं पानी निकालूं। यहां पर हमारी बॉडी को पानी की जरूरत होती है, तो हम पानी क्या करते हैं, वापस निकाल लेते हैं। तो मेरे दोस्त, ये जो आपका पीसीटी है, इसमें क्या क्या रीएब्सॉर्ब हुआ, क्या क्या सिक्रेट हुआ, ये तो हमको पता है। फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है, इट इज परमिएबल ओनली टू वाटर, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल ओनली टू सॉल्ट। यानी यहां से सिर्फ पानी बाहर निकल सकता है, यहां से सिर्फ सॉल्ट। तो बताओ क्या करोगे भाई? नीचे आते आते आपको पता है, मेडुलरी रीजन में आपको पता है आते आते क्या होगा, नीचे की साइड कंसंट्रेशन बढ़ेगी यूरिन की। कंसंट्रेशन मुझे बढ़ानी है, यहां पर यूरिन की कंसंट्रेशन यूरिन की बढ़ानी है, या तो सॉल्ट ऐड कर दूं या पानी निकाल लूं। ये सिर्फ पानी के लिए परमिएबल है, तो क्या होगा, डिसेंडिंग लिम्ब से सिर्फ और सिर्फ पानी निकलेगा, बात खत्म। और ऊपर जाते हुए मुझे क्या करनी है, कंसंट्रेशन कम करनी है ना। कॉर्टिकल रीजन में तो कंसंट्रेशन कम है, मुझे क्या करनी है, कंसंट्रेशन कम करनी है। अगर मुझे ऊपर जाते जाते कंसंट्रेशन कम करनी है, तो मैं क्या करूंगा, या तो पानी डाल दूंगा या सॉल्ट निकाल लूंगा। अब भैया ये पानी के लिए तो परमिएबल है नहीं, तो यहां पे क्या होगा, सॉल्ट निकलेगा। यानी यहां कोई और चारा नहीं था, सिर्फ पानी ही निकल सकता है, यहां कोई और चारा नहीं था, सिर्फ सॉल्ट ही निकल सकता है। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब का खेल वैसे खत्म हो जाता है। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें आप सिक्रीट क्या करोगे, KNH है तो सिर्फ K और H को आप सिक्रीट करोगे। आपका N कहां गया सर, अमोनिया यहां पर यूज नहीं होता, उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, यूरिया को यूज कर सकते हो। मैंने आपको बताया था यूरिया इज नॉट कंप्लीटली एक्सक्रीटेड, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप रख सकते हो यहां पर मेडुलरी रीजन में टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी। कभी कंसंट्रेशन अगर मेंटेन करनी हुई इस असेंडिंग लूप में, तो इसमें यूरिया ऐड किया जा सकता है, यहां से यूरिया आपका रीअब्सॉर्ब किया जा सकता है। तो यहाँ N क्यों नहीं आया सर, KNH हर जगह आ रहे थे, KNH हर जगह आ रहे थे, यहां सिर्फ KH ही क्यों आया। N की जगह पर हमने यूरिया को यहां पर क्या कर लिया है मेरे दोस्त, रीअब्सॉर्ब कर लिया है। और खूब सारा पानी भी हम लोगों ने निकाल लिया है इस कलेक्टिंग डक्ट से। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे आपकी यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कंसंट्रेशन कब बढ़ेगी, जब या तो मैं सॉल्ट डाल दूं या मैं पानी निकाल लूं। तो मैंने पानी निकाल लिया, यानी अधिकतर पानी मैंने रीअब्सॉर्ब कर लिया, 70 से 80% यहां पर पीसीटी में, लगभग आपका यहां पर भी थोड़ा बहुत परसेंटेज डीसीटी में। इसको कहते हैं कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन, थोड़ी देर में बताऊंगा इसको कंडीशनल क्यों कहा।
क्योंकि कुछ हार्मोन्स हैं जिनके सिग्नल पे आपकी रीअब्जॉर्प्शन होती है डीसीटी से। पीसीटी का तो काम ही है एब्जॉर्प्शन करना, ये तो माइक्रोविलाई कंटेन कर रहा है, इसका काम तो रीअब्जॉर्प्शन करना है ही। लेकिन मेरे दोस्त डीसीटी जो है कुछ हार्मोन्स के कहने पे ये भी अपने रीअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ा लेता है, ये भी सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये भी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहलाता है। कंडीशन है भाई, हार्मोन होना चाहिए आपके पास, तब ये काम चलेगा। करेक्ट। तो दिस इज योर फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। नाउ हम लोग बात करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म की। इस काउंटर करंट मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। यानी यहां पर आपने इस ब्लड को फिल्टर किया, ब्लड को फिल्टर करने पे ये जो आपका बना बोमन कैप्सूल के अंदर 125 ml सोल्यूशन, इसको हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट, जो कि फिल्टर होके आया है, इससे हमें यूरिन बनाना है, तो दिस इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट। इस फिल्ट्रेट की हमको क्या करनी है? कंसंट्रेशन बढ़ानी है, इसलिए हमें कहा मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, क्योंकि यहां पर इसकी जो कंसंट्रेशन थी, बाहर निकलते निकलते इसका काफी सारा पानी हमने सोख लिया, 99% पानी हम लोगों ने सोख लिया, तो इसकी कंसंट्रेशन काफी बढ़ चुकी है। यानी हमें पूरा पानी, सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स सोख लेने हैं वापस, जिससे कि आपका यूरिन जो है, जो बने, वो हाईली कंसंट्रेटेड बने। तो यहां पर हम 4 गुना कंसंट्रेटेड यूरिन बना सकते हैं मैमल्स। तो अगर आप देखें तो कॉर्टेक्स में आपकी कितनी कंसंट्रेशन होती है? कॉर्टेक्स में 300 मिलीओल मोल्स पर लीटर, आपकी मिली ऑस्मोल पर लीटर, है ना? ऑस्मोल यानी ऑस्मोलैरिटी का साउंड यहां पर आ रहा है। तो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर यहां पर कंसंट्रेशन थी। नीचे नीचे आप जाते गए, ये कंसंट्रेशन आपकी क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। जब आपको यूरिन को बाहर निकालना है तो 300 से बढ़ के 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो गई। तो आपने यूरिन की कंसंट्रेशन को 4 गुना बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? वाया दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है? काउंटर करंट मैकेनिज्म ये है भैया, ये जो आपका लूप ऑफ हेनले है, इसमें एक लूप नीचे की साइड जा रही है, एक लूप ऊपर की साइड जा रहे हैं, तो काउंटर करंट हुआ, यानी अपोजिट करंट हुआ, एक लूप नीचे एक लूप ऊपर। सिमिलरली जो यहां पर वासा रेक्टा है, जो यहां पर वासा रेक्टा आई थी, ये जो इफरेंट आर्टेरियोल थी, इससे जो वासा रेक्टा बन के आई थी, इस वासा रेक्टा की भी एक लूप आपके नीचे, एक लूप आपके ऊपर, जो इसके पैरेलली होती है। यानी अगर आप देखोगे तो यहां पर दिस इज डिसेंडिंग लूप, दिस इज असेंडिंग लूप, यहां पर दिस इज डिसेंडिंग लूप, उल्टा दिस इज असेंडिंग लूप। यानी यहां से ब्लड जो है आपका नीचे जाएगा, यहां से ब्लड आपका क्या आएगा? ऊपर आएगा। तो ये वासा रेक्टा जो है, इट इज अपोजिट टू दिस लूप ऑफ हेनले। ये जो लूप ऑफ हेनले है, ये यहां से यहां जा रहा है, पहली बात तो, है ना? और इसकी जो दोनों की दोनों लिम्स हैं, इसमें भी डायरेक्शन आपकी अपोजिट है फिल्ट्रेट की। आपका डिसेंडिंग लूप, फिर असेंडिंग लूप। वासा रेक्टा जो है, इसके पैरेलल जो है, इसकी डायरेक्शन डिसेंडिंग है, और इस डिसेंडिंग वाली लूप ऑफ हेनले के साइड में जो वासा रेक्टा है, इसकी दिशा असेंडिंग है। तो इस ऊपर वाले के पैरेलल ये नीचे वाला, इस नीचे वाले के पैरेलल ये ऊपर वाला, और यहां पर ये नीचे वाला ये ऊपर वाला, इनकी डायरेक्शन भी अपोजिट, और ये नीचे वाला ये ऊपर वाला, इनकी डायरेक्शन भी अपोजिट। इसे कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मतलब करंट जो है, या फिर आपका किसी भी चीज का फ्लो जो है, ये उल्टा बह रहा है। तो यहां पर चीजें नीचे जा रही हैं, यहां पे ऊपर, तो काउंटर हो गया। यहां पे चीजें नीचे जा रही हैं, यहां ऊपर, तो काउंटर हो गया। और इस ऊपर वाले के पैरेलल में ये नीचे वाली वासा रेक्टा आएगी, इस नीचे वाले के पैरेलल में ऊपर वाली वासा रेक्टा आएगी। सो दिस इज कॉल्ड एज काउंटर करंट। अब आपको पता है अच्छे तरीके से कि यहां पर NaCl जो है, इट इज अ सॉल्ट, एंड यूरिया जो है, इसका कुछ अमाउंट हम लोग जानबूझ के रखते हैं ब्लड में, जिससे कि हम लोग क्या कर सके, या फिर हम लोग किडनी में रखते हैं कुछ अमाउंट जानबूझ के, जिससे हम ऑस्मो रेगुलेशन कर सके। तो NaCl और यूरिया का मेन काम है ऑस्मो रेगुलेशन में। मैंने आपको क्या बताया? जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, वैसे वैसे, जैसे जैसे आप मेडुला में जाते जाओगे, वैसे वैसे आपका यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो कॉर्टिकल रीजन में यूरिन की कंसंट्रेशन क्या थी? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और मेडुला के इनर पार्ट में आपकी कितनी हो गई? 1200, 4 गुना ज्यादा, दैट इज 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। कैसे हुई? क्योंकि नीचे नीचे जब आप आते गए मेरे भाई, नीचे नीचे जब आप आते गए, तो इस लूप ऑफ हेनले में ये जो डिसेंडिंग लिंब थी, नीचे नीचे जैसे आप आते गए, इसने क्या किया? खूब सारा पानी रिलीज कर दिया। अगर आप किसी चीज से पानी निकाल लो तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो नीचे आते आते आपकी यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ी, और ऊपर जाते जाते आपने क्या कर दिया? इससे सॉल्ट निकाल दिया, NaCl निकाल दिया। तो क्या हुआ? आपकी सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो ओवरऑल आपकी यूरिन की कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो ऊपर जाते जाते आपने सॉल्ट निकाला तो यूरिन की कंसंट्रेशन कम, नीचे आते आते आपने पानी निकाला तो यूरिन की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो नीचे आते आते यूरिन की कंसंट्रेशन ज्यादा, ऊपर आते आते सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम, तो यूरिन की कंसंट्रेशन कम। एकदम सही है।
अब ये वाला जो है आपका यहां पर, ये वाला वासा रेक्टा, इसको गौर से देखिए। अगर भैया यहां से NaCl निकल रहा है तो NaCl आपका यहां पर ऐड हो सकता है। ये वाली जो लूप है ये इसके साथ पैरेलल है, तो यहां से अगर NaCl निकला तो ये इसमें चला जाता है। अब इसकी डायरेक्शन नीचे है ना, जैसे जैसे नीचे जा रहा है इसमें NaCl ऐड होता जा रहा है, जैसे जैसे नीचे जाएगा इसमें सॉल्ट ऐड होगा, तो क्या आपका यहां पर कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जैसे जैसे नीचे जा रहा है NaCl ऐड हो रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जैसे जैसे ये ऊपर आया NaCl यहां से निकल गया, जैसे जैसे ऊपर आया NaCl यहां से निकल गया, तो NaCl निकल गया तो क्या हो गया मेरे भाई, सॉल्ट निकाल लिया आपने, तो कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। यानी जब आप इसमें भी नीचे जा रहे हैं तो यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है क्योंकि आपने सॉल्ट ऐड कर दिया, और ऊपर जा रहे हैं तो यूरिन की कंसंट्रेशन घट रही है क्योंकि आपने सॉल्ट रिमूव कर दिया। और यहाँ पर आपका ये यूरिया भी बीच में काम आता है हल्का सा, जो कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्जॉर्ब होता है और सिक्रीट हो जाता है यहाँ पर नीचे की साइड में कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। नीचे की साइड कंसंट्रेशन आपकी ज्यादा है ना यूरिन की, तो यहाँ आपका यूरिया नीचे की साइड में ऐड हो जाता है टू मॉडरेट द कंसंट्रेशन। यानी कहने का मतलब है नीचे कंसंट्रेशन यूरिन की ज्यादा होनी चाहिए, ऊपर कम। तो नीचे अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए तो सॉल्ट ऐड कर दो और वाटर रिमूव कर दो, कंसंट्रेशन ज्यादा। ऊपर कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए तो पानी ऐड कर दो, सॉल्ट रिमूव कर दो, खेल खत्म। दिस इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। इससे आप 4 गुना कंसंट्रेटेड यूरिन तैयार कर सकते हो और उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर सकते हो। दिस इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। नाउ ये जो किडनी के फंक्शंस हैं इनको रेगुलेट कैसे किया जाता है, हाउ टू टेक अ ट्रैक ऑफ देम, हाउ टू मॉडरेट दीज फंक्शंस ऑफ किडनी, इनके बारे में थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। तो यूजुअली हार्मोनल रेगुलेशन से या फीडबैक रेगुलेशन से किडनी के जो फंक्शंस हैं इनको रेगुलेट किया जाता है। तो 3 तरीके के हार्मोन्स हैं जो इसको रेगुलेट कर सकते हैं। पहला हाइपोथैलेमस का हार्मोन जिसको हम कहते हैं वेसोप्रेसिन, एडीएच इसको कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एएनएफ यानी हार्ट का हार्मोन, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर इसे कहा जाता है। और तीसरा रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। सिर्फ सुनने में हार्ड है, कुछ भी नहीं है। पहला देखते हैं रास मैकेनिज्म। पहला देखते हैं रास मैकेनिज्म। रास क्या है भैया, ये है आपका ग्लोमेरुलस, ये है आपका कैपिलरी का गुच्छा, और ये है आपका बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के बाद है इसके सबसे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर है आपका कलेक्टिंग डक्ट। क्या बात सही है? यस सर। ये जो आपका ग्लोमेरुलस है इसके एफरेंट आर्टेरियोल पे, इनिशियल पार्ट पे, ये चेक करने के लिए कि ब्लड का प्रेशर सही है या नहीं। अगर ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो ब्लड बढ़िया तरीके से फिल्टर होगा, जब धक्का लग रहा होगा मॉलिक्यूल्स को तभी तो बढ़िया तरीके से मॉलिक्यूल्स फिल्टर होंगे। यस। तो अगर ब्लड का प्रेशर ही कम है तो बढ़िया तरीके से मॉलिक्यूल फिल्टर नहीं होंगे, फिल्ट्रेट कम बनेगा, और वो फिल्ट्रेट कम बनेगा तो उसका प्रेशर आगे भी कम रहेगा। ये जो एंड का पार्ट है डीसीटी, इसमें भी प्रेशर कम रहेगा। तो यहाँ डीसीटी में आप देख रहे हो फिल्ट्रेट का प्रेशर, और यहाँ एफरेंट आर्टेरियल में आप देख रहे हो ब्लड का प्रेशर। अगर आपको एकदम कंफर्म करना है कि भाई ब्लड का प्रेशर और फिल्ट्रेट का प्रेशर कम है या ज्यादा, तो एक स्टार्ट का पॉइंट देख लो, एक एंड का पॉइंट, जिससे एकदम ही कंफर्म हो जाए कि आपका स्टार्टिंग में प्रेशर कम हो, बाद में बढ़ गया हो, या बाद में आपका घट गया हो, स्टार्टिंग में अच्छा रहा हो प्रेशर। तो आप स्टार्टिंग में भी देखते हैं तो यहां कुछ आपके सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं एफरेंट आर्टेरियल पे, जो देखते हैं कि यार ब्लड का प्रेशर सच में कम है। और एंड पार्ट पे डीसीटी पे पाए जाते हैं कुछ आपके सेंसरी सेल्स जो कहते हैं कि हाँ यार फिल्ट्रेट का प्रेशर सच में कम है। इन सेल्स को, इन सेंसरी सेल्स को कहा जाता है जेजी सेल्स या जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस के सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस के सेल। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस के सेल कब एक्टिवेट हो जाते हैं? जब इनको पता लगता है कि ब्लड फ्लो कम है या आपका फिल्ट्रेट का फ्लो कम है। तो उनको पता लग जाता है यार ब्लड प्रेशर कम है, यार ब्लड फ्लो कम है, तो फिल्ट्रेशन रेट घटेगा। अब ब्लड बहुत तेजी से नहीं आ रहा है तो फिल्ट्रेशन भी कम होगी। उस प्रेशर पे ही तो डिपेंड करती है फिल्ट्रेशन, जितना तेजी से ब्लड भाग करके आएगा उतना ही बढ़िया फिल्ट्रेट बनेगा। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम है, 125 ml फिल्ट्रेट बन ही नहीं पा रहा है 1 मिनट के अंदर। ब्लड फ्लो भी कम है, ब्लड प्रेशर भी कम है, तो क्या करें? तो यहां पर ये जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, और ये क्या करते हैं? ये आपका बीपी जब कम होता है, ब्लड फ्लो जब कम होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब कम होता है, तो ये रेनिन रिलीज करते हैं। अब ये रेनिन नाम का जो हार्मोन है, ये ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन नाम का एक केमिकल होता है। एंजियोटेंसिनोजन यानी इनएक्टिव है, नाम के पीछे जन लग रहा है तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में,
और एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को टू सिक्रीट एल्डोस्टेरॉन। सर ये तो याद ही नहीं होगा, बिल्कुल याद होगा, फुल फॉर्म देख लो रास का, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, यानी नाम ही सब कुछ खुद बता रहा है। सबसे पहले भैया आपका जेजी सेल्स से इनको पता लगा कि ब्लड फ्लो कम है, तो इन्होंने सबसे पहले आर फॉर रेनिन बनाया। रेनिन ने आपका एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 बनाया, यानी रेनिन के बाद एंजियोटेंसिन बना। फिर इस एंजियोटेंसिन 2 ने एल्डोस्टेरॉन बनाया, और यही सिस्टम है। तो मेरे भाई एल्डोस्टेरॉन जो है ये क्या करेगा, ये आपका क्या करेगा, ये जो डीसीटी वाला पार्ट है ना, ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब वाला पार्ट है, इससे कहेगा भाई सोडियम और वाटर को लेके आओ। वाटर आएगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगी, बहुत सारा पानी आ रहा है तो ब्लड में वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो ब्लड तेजी से भागने लग जाएगा, पीछे से पानी भी धक्का लगा रहा है, और इसके साथ साथ सोडियम भी आपका क्या होगा, रीएब्सॉर्ब होगा। क्यों, क्योंकि वाटर है तो हर चीज को डाइल्यूट करेगा, तो पीछे पीछे सोडियम भी आ रहा है कि जहां जहां ये डाइल्यूट करेगा वहां वहां मैं कंसंट्रेशन को मैनेज कर दूंगा। इसीलिए हमने कहा कि भैया ये जो आपका सोडियम है और ये जो यूरिया है ये कंसंट्रेशन को मैनेज करते हैं। यहाँ पे देखिए यूरिया कंसंट्रेशन मैनेज कर रहा था, सोडियम कंसंट्रेशन मैनेज कर रहा था, ओवरऑल भी बॉडी में सोडियम कंसंट्रेशन मैनेज करता है। तो वाटर के साथ साथ सोडियम भी निकला, तो ब्लड जो है उसको धक्का लगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ी, तो आपका फिल्ट्रेशन भी ज्यादा होने लगेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा। एक बार आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ गया तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए आपको चाहिए दूसरा हार्मोन, दैट इज एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। अब बॉडी में ब्लड बहुत तेजी से भागने लगा है क्योंकि उसमें पानी ऐड हो गया है, उसकी ब्लड वॉल्यूम बढ़ गई है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो ये ब्लड प्रेशर, जब ये ब्लड घूम घुमा के हार्ट के पास जाएगा तो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रिया को पता लग जाएगा ना कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है, हार्ट को पता लग जाएगा ब्लड प्रेशर ज्यादा है, और ये ब्लड प्रेशर बॉडी के लिए ज्यादा देर तक हाई रहना अच्छी बात नहीं है। तो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कहेगा बस करो बेटा, रेस्ट कर लो, वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो ये वैसोडाइलेशन कर देंगे, यानी ब्लड वेसल को जानबूझ के चौड़ा कर देंगे, जिससे जो ब्लड है वो धीरे धीरे फ्लो करना स्टार्ट करे। तो ये रास को क्या कर देते हैं, आपका एक तरीके से मॉडरेट कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं। जब आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाने की जरूरत थी तो आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम क्या करता है, आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वाटर और सोडियम रीअब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे ब्लड बहुत तेजी से भागने लग जाता है। फिर ब्लड तेजी से भाग रहा है, आप ब्लड वेसल को ही चौड़ा कर दो, वो आराम आराम से भागने लग जाएगा क्योंकि आपकी वैसोडाइलेशन हो चुकी है। ये आपका एएनएफ करता है। तो दो चीजें हमारी डन हो गई। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। भैया हाइपोथैलेमस क्या है? फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आपकी बॉडी से एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हो गया, बहुत ज्यादा वाटर आपने सूसू के साथ बाहर निकाल दिया, तो आप चाहोगे कि आपकी बॉडी से इतना पानी बाहर ना निकले, ये तो बेफिजूल का खर्चा है, इतना पानी बॉडी से कोई बाहर थोड़ी निकालता है भैया। तो इसने क्या कर दिया, ये जो हाइपोथैलेमस है इसमें कुछ हार्मोन्स बनते हैं, तो उसी में से एक हार्मोन है एडीएच, आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी मतलब रोकने वाला, डायूरेटिक, डायूरेसिस मतलब सूसू करना, सूसू को रोकने वाला, यानी वाटर लॉस को रोकने वाला। तो यहां पर जैसे ही पता लगेगा इस हाइपोथैलेमस को कि खूब सारा पानी लॉस हो गया है उस्ताद, तो ये क्या करेगा, कुछ रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देगा और आपका हाइपोथैलेमस बना देगा एडीएच, यानी वैसोप्रेसिन। वैसो का मतलब क्या होता है, वैसो का मतलब होता है आपका ब्लड वेसल, वैसो मतलब वेसल, प्रेसिन है ना, प्रेशर लगेगा उनपे। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एडीएच यहां पर बनेगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो क्या हो जाएगा यहां पर, इंक्रीज्ड वाटर रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल, यानी डीसीटी एज वेल एज आपका कलेक्टिंग डक्ट से पानी रीअब्सॉर्ब होने लग जाएगा। भाई इतना पानी क्यों निकाल रहे हो सूसू में, इसको रीअब्सॉर्ब करो। अगर पानी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, बढ़िया तरीके से पानी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, तो आपका पानी भी आपके ब्लड में ऐड हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वैसो यानी वेसल के ऊपर, प्रेसिन प्रेशर बढ़ेगा, दिस इज वैसोप्रेसिन, राइट। तो एक बार जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए, है ना, जब दोबारा से पता लगा कि हाँ भाई पानी रोक लिया है हमने, काफी पानी रीअब्सॉर्ब कर लिया है, तो दोबारा से ब्लड प्रेशर जो है आपका रेगुलर हो जाता है। फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है इसमें, एक बार गड़बड़ हो तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट, गड़बड़ बंद हो जाए तो आपका हाइपोथैलेमस दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। अगर ये एडीएच गायब हो जाए तो, अगर ये एडीएच गायब हो जाए तो हम कभी पानी को रीअब्सॉर्ब ठीक तरीके से कर ही ना पाए। या अगर एडीएच या वैसोप्रेसिन गायब हो जाए तो कितना भी वाटर लॉस हो,
हाइपोथैलेमस अगर एक्टिवेट भी हो रहा है तो एडीएच बन ही नहीं पा रहा, आप उस वाटर को रीअब्सॉर्ब कर ही नहीं पाओगे, तो खूब सारा वाटर आपकी बॉडी में से लॉस होता रहेगा, तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, डायबिटीज हो जाएगा आपको, डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। मेलाइटस आपको पता है, डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन की कमी की वजह से, लेकिन एडीएच जो है ये भी अगर गायब हो जाए तो भी आपको आपका दूसरे टाइप का डायबिटीज दे सकता है। अब बात करते हैं मिक्चुरेशन यानी सूसू करने की प्रक्रिया के बारे में। एक बार आपका सूसू बन करके बढ़िया तरीके से यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाए, तो बहुत सारा सूसू अगर ब्लैडर में पहुंच गया है तो ब्लैडर की वॉल्स पे धक्का लगने लग जाता है और वहां पे पाए जाते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स, यानी इनको पता लग जाता है कि भाई धक्का मुक्की हो रही है, खूब सारे सूसू के मॉलिक्यूल्स जो हैं यूरिनरी ब्लैडर में भर चुके हैं, तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं इनके रिस्पेक्ट में एक वॉलेंटरी सिग्नल निकलता है, यानी ऐसा नहीं है कि हमारी मर्जी के बिना ही हमारा सूसू निकल जाता है, दिस इज अ वॉलेंटरी सिग्नल। हम सिग्नल देते हैं सीएनएस को कि हाँ भैया वॉलेंटरी सिग्नल निकलता है कि आपका सूसू करने की अर्ज हो रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे सिग्नल जाता है, तो सीएनएस कहता है करो ना रोनाल्डो भाई, तो यहां पर क्या हो जाता है, ये जो आपका सीएनएस है इट गिव्स मोटर सिग्नल टू स्मूथ मसल, जो आपकी यूट्रस की स्मूथ मसल है उनको सिग्नल पहुंचता है कि जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है इसको क्या कर दो, रिलैक्स कर दो, जिससे सूसू बाहर जा सके और मिक्चुरेशन हो जाती है। तो आपका वाटरी पेल येलो कलर का यूरिन बाहर निकल जाता है, जिसका पीएच स्लाइटली एसिडिक है, यानी 6 के आसपास इसका पीएच माना जाता है। ये जो सूसू है जनरली दो ही नॉर्मल टेस्ट आपको बताए जाते हैं, जनरल बॉडी जो टेस्ट है ब्लड टेस्ट और आपका यूरिन टेस्ट, इनसे आपको काफी चीजें पता लग जाती है। तो आपके यूरिन से अगर ग्लूकोज बाहर निकल रहा है तो इसे ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है, और कीटोन बॉडीज अगर निकल रही है तो इसे कीटोन यूरिया कहा जाता है। तो इससे पता लग जाता है कि आपकी बॉडी में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, काफी चीजें यहां से आप हैंडल कर सकते हैं। अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज निकल रहा है इसके मतलब आपकी बॉडी में अच्छा खासा ग्लूकोज है, यानी शुगर के पेशेंट हो सकते हैं आप। एंड सेम केस इज विद कीटोन बॉडीज, यानी कीटोन मेटाबॉलिज्म ठीक से हो नहीं पा रहा है तो वो भी आपकी बॉडी से बाहर निकल जा रही हैं। तो डॉक्टर्स जो हैं काफी सारी चीज डायग्नोज कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। अब हमारी जो बॉडी है इसमें और भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे लंग्स। भाई किडनी तो आपका मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है ही, लेकिन लंग्स जो है जब आप सांस छोड़ते हैं, भाप मारिए तो यहां पे थोड़ा सा वाटर भी जमा होता दिखेगा, भाप निकलती है मुंह से, यानी हल्का सा, चाहे आपका कुछ ml में ही पूरे दिन में वाटर क्यों ना निकले, थोड़ा सा वाटर लंग्स के थ्रू निकलता है, और CO2 तो लंग्स के थ्रू निकल ही रही है वाया एक्सपीरेशन। तो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 500 ml पर मिनट आप ऑक्सीजन ले रहे थे, 200 ml पर मिनट कार्बन डाइऑक्साइड भी आप बाहर छोड़ेंगे, एंड वाटर भी निकल सकता है भाप के थ्रू। लिवर जो है ये आपका मेन मेटाबॉलिक सेंटर है, ये जो लिवर है ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग करता है, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लिवर में होती हैं, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। तो यहां पर आपका कुछ बाइल पिगमेंट बनते हैं जो कि हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं, जैसे बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, ये जो दोनों बिल्ली बिल्ली है ये यहां पर आपकी लीवर से एक्सक्रीट होंगी। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का भाई स्टेरॉइड हार्मोन, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड दे बिलोंग टू द वेरी सेम कैटेगरी ऑफ लिपिड्स। फिर आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए, लिपिड ही है ऑब्वियसली, डिग्रेडेड हार्मोन्स, काम के हार्मोन्स को रख लिया जाएगा, डिग्रेडेड को बाहर निकालेंगे। कुछ विटामिन एंड ड्रग्स जो यहां पर डिटॉक्सिफाई हो चुके होंगे, इन सबको एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग ऐड कर देंगे, आपका फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकाल देंगे। स्किन जो है इसमें दो प्रकार के ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड यानी पसीने वाले, सिबेशियस यानी वाले आपके ऑयल वाले, है ना। तो अल्टीमेटली ये जो आपका स्वेट ग्लैंड है इसमें क्या निकलता है, नमकीन पसीना, तो यहां पर होता है आपका NaCl एंड वाटर, एंड उसके अलावा आपका लैक्टिक एसिड होता है माइन्यूट अमाउंट में, एंड यूरिया इन वेरी स्मॉल अमाउंट। हमें लगता है सर यहां से यूरिया कैसे निकलेगा, यूरिया इज अ केमिकल, हम उसे जिस फॉर्मेट में देखते हैं उसके अलावा भी देयर आर अ लॉट ऑफ फॉर्मेट्स ऑफ यूरिया, राइट। तो यहां पर यूरिया बहुत छोटे अमाउंट में, लैक्टिक एसिड मॉडरेट अमाउंट में, और आपका NaCl एंड वाटर यहां से निकल सकता है। सिबेशियस ग्लैंड की अगर आप बात करें, ऑयल, तो ऑयली चीजें ही यहां से निकलेंगी, जैसे आपका स्टेरॉल्स है, वैक्स है, ये आपका वही लिपिड की कैटेगरी में आती है, और हाइड्रोकार्बन्स हो जाएंगे यहां पर। सलाइवा जो है आपका, इसके थ्रू भी थोड़े बहुत नाइट्रोजनस वेस्ट, एकदम माइन्यूट क्वांटिटी में नाइट्रोजनस वेस्ट निकल सकते हैं। तो चाहे आपका सलाइवा हो, चाहे आपका स्वेट हो यानी पसीना हो जो आपको ठंडक दिलाता है गर्मियों के मौसम में, पसीना जब इवेपोरेट होता है तो आपकी बॉडी को ठंडक मिलती है, चाहे आपके ऑयल ग्लैंड्स हो, चाहे आपका लिवर हो, चाहे आपके लंग्स हो जिनसे आप CO2 और वाटर को एक लेवल तक बाहर निकाल सकते हैं, ये सारे आपके अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं अदर देन किडनीज। और अब आप एक्सक्रीटरी ऑर्गन की समस्याओं के बारे में भी चर्चा करिए कि भाई बीमारियां भी आपको अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस
यानी नेफ्रॉन का नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस पार्ट है इसमें सूजन आ जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। रीनल कैलक्यूली, रीनल मतलब किडनी, कैलक्यूली कैल्शियम का साउंड आ रहा है, स्टार्टिंग के 4 अल्फाबेट देखिए, CALC, कैल्शियम का साउंड आ रहा है, यानी कैल्शियम ऑक्सलेट के सॉल्ट्स जो है ये अगर आपकी किडनी में जमा हो जाए तो किडनी स्टोन इसको कहा जाता है, आपका पथरी इसे कहा जाता है जो हो जाती है। यूरेमिया, यूरेमिया मतलब नाम से ही पता लग रहा है, URE है ना, यहाँ पे URE यूरिया का साउंड आ रहा है, तो यूरेमिया मतलब आपकी किडनी में खूब सारा यूरिया जो है, आपके ब्लड में खूब सारा यूरिया आपका जमा हो चुका है, तो आपकी किडनी बढ़िया तरीके से काम करना छोड़ देती है, किडनी फेलियर हो सकता है यूरेमिया के कारण। और किडनी फेलियर जो है इसका एक अल्टीमेट उपचार है कि आप किसी और की किडनी ले करके अपनी बॉडी में डाल लें, इसे ग्राफ्ट डोनेशन कहा जाता है, कोई और डोनर आपको किडनी दे सकता है और आपकी बॉडी में वो काम कर सकती है। इससे पहले काफी सारी चेकिंग होती है, मैचिंग होती है, क्योंकि कई बार आपकी बॉडी जो है वो किसी किडनी को एक्सेप्ट ही नहीं करती, बिकॉज आपकी किडनी जो है वो अलग थी और डोनर की किडनी जो है अलग है, रिलेटेड नहीं है, ना ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है, ना काफी सारी चीजें मैच हो रही हैं, तो आपकी बॉडी जो है उस किडनी पर हमला कर देती है। वो सोचती है कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आ गया आपकी बॉडी में, तो उसको बैक्टीरिया समझ के, प्रोटोजोवन समझ के, फॉरेन मॉलिक्यूल समझ के हमारी बॉडी, हमारी इम्यून सेल्स उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन जिंदा रहना भी जरूरी है, किडनी भी चाहिए, तो हम कई बार क्या करते हैं, कुछ दवाइयां खाते हैं जिन्हें इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स कहा जाता है। उन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट से हम हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर लेते हैं कि भाई एक बार ये किडनी लग जाने दो, उसके बाद जो होगा देख लेंगे। तो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जब आप लेते हो तो किडनी पे हमला नहीं किया जा सकता, इम्यून सिस्टम आपका सप्रेस हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, तो आप किडनी ले सकते हो और जी सकते हो। लेकिन हाँ, अब आपने अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया तो आपको टुच्ची पुच्ची बीमारियां होती रहेंगी, बार बार आप बीमार पड़ते रहेंगे और अल्टीमेटली आपकी इम्यूनिटी अब एकदम डाउन हो चुकी है। सो यू नीड टू बी इन अ एनवायरमेंट जो कि बहुत ज्यादा सेफ हो। अगर आपको किडनी नहीं मिल रही है और आपकी किडनी फेल भी है, ठीक से काम नहीं कर पा रही, तो आप एक और इस्तेमाल कर सकते हैं सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज डायलिसिस। तो दिस इज द सेटअप ऑफ अ डायलाइजिंग मशीन जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ना। हालांकि ये 100% श्योर नहीं कर सकती कि आपका बढ़िया तरीके से सिस्टम चलता रहे और इसमें टाइम भी काफी लगता है। अगर एक बार आपकी किडनी फेल हो जाए तो समझ लीजिए कि आप फिर कोई काम धंधा बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि हफ्ते में लगभग 3 से 4 बार आपको हॉस्पिटल्स विजिट करने होंगे या किसी डायलाइजिंग मशीन वाले के पास जाना पड़ेगा और लगभग 3 से 4 घंटा आपको एवरेज बैठना पड़ेगा, यानी आपकी आधी दिनचर्या जो है वो खत्म हो चुकी होगी, आधा दिन आपका लगभग इसी में लगेगा। हाफ अ वीक इज फॉर दिस पर्पज ओनली कि आप अपनी गंदगी, अपना कचरा साफ करवाने जा रहे हैं एक डायलाइजिंग मशीन के थ्रू। तो यहां क्या है, ये आपका हाथ है, इसमें से आपने एक आर्टरी ली है ना, आपने आर्टरी ली, तो ये जो आर्टरी है इससे आपने ब्लड निकाला, इसका प्रेशर रेगुलेट किया, प्रेशर मॉनिटर किया, और उसके बाद आपने इसमें क्या डाल दिया, हेपरिन डाल दिया, यानी आपने क्या डाल दिया, यहां पर एंटीकोएगुलेंट डाल दिया, क्योंकि अब आप अपनी बॉडी से ब्लड को बाहर निकाल रहे हो तो वो जम ना जाए, कत्था ना बन जाए उसका, इसलिए आपने एंटीकोएगुलेंट डाल दिया कि लिक्विड ही रहना चाहिए। तो आपने एक आर्टरी से, आर्टरी क्यों ली, इसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो आपका इस ब्लड प्रेशर को और मॉनिटर करके आपने यहां डाल दिया इन द ब्लड पंप, और इसको दोबारा से पंप कर दिया इन अ चैम्बर, जिसको हम कहते हैं डायलाइजिंग चैम्बर। ठीक है, अब यहां पर क्या है, सेलोफेन ट्यूब लगी हुई है, यानी यहां पर मेम्ब्रेन लगी हुई है, और यहां पर एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें प्लाज्मा के सारे कंटेंट हैं, बस नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। अब आपका ये जो ब्लड है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है, और यहां पे जो सॉल्यूशन है आसपास इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, तो ये जो आपका ब्लड है जब ये यहां से ट्रांसपोर्ट होगा तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन चले जाएंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन चले जाएंगे, और कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट आपका यहां पर निकल जाएगा इस सोल्यूशन में, करेक्ट। और आपका बचा हुआ जो ब्लड है, साफ ब्लड जो है, अब उससे नाइट्रोजनस वेस्ट निकल चुका है, वो आपका चला जाएगा आगे, और आगे ब्लड जब जाएगा तो इसमें आप क्या ऐड करेंगे, एंटी हिपरिन ऐड करेंगे। आपने एंटीकोएगुलेंट दिया था, अब आप एंटी हिपरिन ऐड करेंगे और इस ब्लड को दोबारा से कहां ले आएंगे, बॉडी में ले आएंगे, तो बॉडी में आपके पास साफ ब्लड आ चुका है। इसके कई राउंड्स लगते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आपके ब्लड में 100 नाइट्रोजनस वेस्ट के मॉलिक्यूल हैं, आराम से समझिएगा, समझ लिया आपके ब्लड में 100 नाइट्रोजनस वेस्ट के मॉलिक्यूल हैं, तो 100 नाइट्रोजनस वेस्ट के जो मॉलिक्यूल हैं इसको मैं साफ प्लाज्मा से अगर पास कराऊंगा तो डिफ्यूजन होगी। डिफ्यूजन कब तक होगी, जब तक दोनों सोल्यूशन में 50-50 मॉलिक्यूल ना चले जाएं। 100 नाइट्रोजनस वेस्ट के मॉलिक्यूल थे आपके ब्लड में,
अब डिफ्यूजन कब तक होगी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, कब तक आपकी मैनेज रहेगी ये कंसंट्रेशन, जब तक दोनों जगह मॉलिक्यूल बराबर ना हो जाए। यानी 50 मॉलिक्यूल निकल गए इस ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट के, 50 चले गए इस फ्लूइड में जो कि अब गंदा हो चुका है, इसमें भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, और 50 मॉलिक्यूल्स आपके इस ब्लड में रह गए। फिर इस ब्लड को मैं दोबारा सर्कुलेट करता हूं, तो 50 मॉलिक्यूल है मेरे पास नाइट्रोजनस वेस्ट के, और इस फ्लूइड को मैंने दोबारा बदल दिया है डायलाइजिंग फ्लूइड को, तो अब 50 मॉलिक्यूल है आपके किसमें, इस गंदे ब्लड में, और आसपास का जो ये फ्लूइड है इसमें कोई नाइट्रोजनस वेस्ट का मॉलिक्यूल नहीं है, तो फिर आपके 25 बचेंगे इस ब्लड के अंदर, 25 यहां चले गए, ये फ्लूइड थोड़ा गंदा हो गया, इसको फिर बदल दिया, फिर ब्लड दोबारा से आया, फिर 25 मॉलिक्यूल थे यहां पर नाइट्रोजनस वेस्ट के, फिर क्या हो जाएंगे, 12 बचेंगे, फिर ये घुमा करके लाए, फिर कितने बचेंगे, 12 थे, 6 हो जाएंगे अंदर और बाहर, फिर घुमा के लाए आपके 3 हो जाएंगे, फिर घुमा कर लाए 2 हो जाएंगे, फिर घुमा कर लाए 1 हो जाएंगे, और एक मॉलिक्यूल अगर नाइट्रोजनस वेस्ट का है तो नॉर्मल ही है, राइट। उसको आप क्या कर देंगे, ये ब्लड जब आपका साफ हो चुका है, एक ही नाइट्रोजनस वेस्ट का मॉलिक्यूल आपका बचा है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, अपने ब्लड में दोबारा से भेज सकते हैं, मस्त तरीके से अपनी बॉडी में वेन के थ्रू भेज सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द डायलाइजिंग मशीन। थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है इसका, पर हमने आसान तरीके से समझा है, एनसीईआरटी के लेवल को हम लोगों ने पूरा यहाँ पर बेहतरीन तरीके से एनालाइज किया है। आई होप आप सभी लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। दिस इज अ कंप्लीट डायग्रामेटिकल एंड कंसेप्चुअल चैप्टर, तो प्लीज मेक श्योर जब भी आप इस चैप्टर को पढ़े तो एक बार अपने हाथों से काउंटर करंट मैकेनिज्म को और आपका फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स वाले पार्ट को आप बनाकर देखें। बाकी सारे पार्ट इजी हैं, पर एक बार ये फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स ये आपको बनाना है। एनसीईआरटी में थोड़ी बहुत गलतियां हैं जो मैंने यहाँ पर करेक्ट कर दी हैं, जैसे पोटेशियम वहां पर दिखाया हुआ है कि आपका एक तरीके से कह रहे हैं रीएब्जॉर्ब होता है पर ज्यादा सिक्रीट होता है, तो सिक्रीशन की ओर आप क्या करेंगे, एरो दिखाएंगे। देन यहां पर काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है ये भी अगर आप बनाकर देखेंगे इट विल गिव यू मोर क्लैरिटी। तो ये हमारा चैप्टर था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसके बाद न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बाद आपका केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन यानी फिजियोलॉजी के बचे हुए चैप्टर्स को भी हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। आउट ऑफ 6 चैप्टर्स इन योर सिलेबस 3 चैप्टर्स आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आगे आने वाले 3 चैप्टर्स आप तक बहुत जल्दी पहुंच रहे होंगे। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। अगर सेशन पसंद आया तो विपू सर ओपी इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, या फिर तारा रारा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे एंड हम लोग आगे और मेहनत करते रहे और ज्यादा शानदार कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहे। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, शुक्रिया।